आप कैसे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो? आप अपना मोबाइल नंबर दो, कहाँ पे आप रहे हो, कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं। आई विल गेट यू ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन अबाउट यू। किसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम कभी ऐसा आपको लगा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है? अंदर आके गन निकाल के मुझे गन पॉइंट पे कैप्टिव बना लिया। इसका ना उस लड़की के साथ चीटिंग, इनफिडेलिटी के केसेस आपके पास आते होंगे? बहुत आते हैं। शी वॉज इनटू एन अफेयर विद क्या आज के वक्त में अपना फोन किसी के हाथ में देना है सेफ? फोन कहीं पे भी रखा हुआ है, उस फोन के चारों ओर क्या बात चल रही है वो भी कोई भी सुन सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। दो चीजों का ध्यान रखना है। कपल आजकल एक होटल रूम में जा रहा है तो पता लगा सके कि वहां पे कुछ है या नहीं है? नॉट पॉसिबल एट ऑल। प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना है, क्या प्राइसिंग जाती है इस चीज की? हेलो एवरीवन, द नमित शो के एक और अमेजिंग पॉडकास्ट में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो गाइस, आज के पॉडकास्ट के लिए मैं स्टार्टिंग में ही आपको एक चीज़ बता दूं कि चाहे जो भी हो, आज का ये पॉडकास्ट ना बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग होने वाला है। कुछ ऐसी बातों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है पर उनके डेप्थ्स के बारे में कभी नहीं जाना। आज के हमारे स्पेशल गेस्ट हैं मिस्टर नमन जैन, जो कि हैं इंडिया के वन ऑफ द बिगेस्ट प्राइवेट डिटेक्टिव्स। हमने ना गाइस आज तक प्राइवेट डिटेक्टिव्स के बारे में सुना है सिर्फ सीरियल्स में, मूवीज में, टीवी शोज में, पर रियल लाइफ में एक प्राइवेट डिटेक्टिव क्या होता है, वो कैसे ऑपरेट करते हैं, कैसे हम लोगों के बीच में रह के वो अनसीन होते हैं, डिस्क्रीट होते हैं, आज इन सारी चीज़ों के बारे में जानेंगे। बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग है आज का पॉडकास्ट। सो बिना किसी देर के स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड टिल एंड। नमस्कार नमन जी, कैसे हैं आप? हाय नमित, हाउ आर यू? आई एम डूइंग गुड। नमित, हाउ आर यू डूइंग? आई एम गुड टू, थैंक यू सो मच सर। सबसे पहले थैंक यू सो मच टाइम निकालने के लिए, हमारे यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि मैं ना बहुत एक्साइटेड हूँ आज के पॉडकास्ट के लिए, बिकॉज दिस इज अ टॉपिक जो कि ना बहुत ज़्यादा, जिसके अंदर मिस्ट्रीज हैं, जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। हमने कुछ चीज़ें हैं जो सिर्फ सुनी आज तक, पर रियल लाइफ कैसी होती है नो वन नोज। तो सर, जैसे कि आपने बताया, पिछले 28 साल से इंडिया के वन ऑफ द लीडिंग प्राइवेट डिटेक्टिव्स हैं, प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो जब भी बात आती है ना प्राइवेट डिटेक्टिव की, तो हमारे दिमाग में वही कुछ नाम आते हैं। शर्लॉक होम्स, अगर हम इंटरनेशनल स्टोरीज में जाएं, या ब्योमकेश बख्शी की हमने स्टोरीज देखी है इंडिया में काफ़ी साल पहले। तो जैसा हम मूवीज़ में देखते हैं कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव दिखाया जाता है, जैसा टीवी शोज़ में देखते हैं, क्या रियल लाइफ डिटेक्टिव्स वैसे ही होते हैं, कुछ अलग होता है? देखो, मैं एक बात बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे शर्लॉक होम्स का आपने नाम लिया, शर्लॉक होम्स ए फिक्टिशियस कैरेक्टर, इट्स अ इमेजिनेशन ऑफ सम ब्रेन, जिसको इतना ज्यादा रियलिस्टिक बना दिया गया कि लोग सोचते हैं कि वो रियलिस्टिक कैरेक्टर ही है। राइट, उसके म्यूजियम्स बने हुए हैं। लोग सोचते हैं कि शर्लॉक होम्स के पास सुपर नेचुरल पावर्स थी किसी भी केस को इन्वेस्टिगेट करने की। ठीक है, करमचंद जासूस, व्योमकेश बख्शी, जो केस हाथ में रहते वही केस सॉल्व हो जाता था। रियल लाइफ में क्या होता है कि डिटेक्टिव्स आर टोटली अ पार्ट ऑफ द रियल डिटेक्टिव्स। रियल में जो दिखाया जाता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। हम लोग जो है ना, हम लोग नॉर्मल ह्यूमन बींग्स हैं, हम लोग आम आदमी ही हैं। बस over a period of time, due to our instincts, due to our professionalism, due to our experience, और इस वजह से क्योंकि हमारे अंदर थोड़ी सी शार्प स्किल्स ज़्यादा होती हैं, ऑब्जर्वेशन पावर ज़्यादा होती हैं, तो हम लोगों से बेहतर इन्वेस्टिगेट कर पाते हैं। जो काम हम करते हैं ऐसा नहीं है कि वो एक आम आदमी नहीं कर सकता है। ठीक है, द ओनली थिंग इज कि टूल्स जो होते हैं वो हमारे पास ज़्यादा अवेलेबल होते हैं। ठीक है, टीम ज़्यादा अवेलेबल होती है और एक्सपीरियंस ज़्यादा अवेलेबल है, इसके वजह से हम एक केस को क्रैक कर पाते हैं। ठीक है, तो शर्लॉक होम्स से अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूं, तो जितनी स्किल्स शर्लॉक होम्स में दिखाई जाती है ना, मेरे अंदर तो नहीं है वो स्किल्स। ठीक है, लेकिन जो मेरे अंदर स्किल्स है ना, वो शर्लॉक होम्स के अंदर नहीं दिखा सकते कभी भी। ठीक है, सो आई हैव गॉट माई ओन सेट ऑफ स्किल सेट। शर्लॉक होम्स इज प्रोजेक्टेड टू हैव सम सेट ऑफ स्किल सेट्स, तो आई वुड नॉट कंपेयर हिम टू अस। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ क्या होता है प्राइवेट डिटेक्टिव्स के बारे में, कि प्राइवेट डिटेक्टिव्स जब काम करते हैं ना, तो अंडर प्रोटोकॉल्स काम करते हैं। उनको पता होता है एक प्राइवेट डिटेक्टिव कभी भी, जैसे कि मूवीज में दिखाते आते हैं कि भाई एक प्राइवेट डिटेक्टिव है, पूरा केस हाथ में लिया और पूरा का पूरा केस अकेली सॉल्व कर डाला उसने। वो हर जगह ग्राउंड में घूम रहा है, हर चीज कर रहा है, घूम रहा है, हर जगह इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, एक्सपोज भी नहीं हो रहा है, और हर जगह से उसको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, और हर जगह उसका केस जाके सॉल्व हो जाता है। जी, रियल लाइफ में नहीं होता है। रियल लाइफ में बहुत सारी टीम्स काम करती हैं। वी आर अ डिटेक्टिव एजेंसी। डिटेक्टिव एजेंसी का मतलब है कि इट्स अ टीम ऑफ अ लॉट ऑफ डिटेक्टिव्स अक्रॉस द कंट्री। राइट, हमारी ऑन ग्राउंड टीम्स होती हैं जो फील्ड में जाके इन्वेस्टिगेशंस करती हैं,
ऑन ग्राउंड टीम्स में भी अलग अलग क्लासिफिकेशन की टीम होती हैं। एक होती है जो लोगों को फॉलो करती है टीम, उनकी एक्टिविटीज़ को वॉच करती है। एक टीम होती है जो उनके बारे में, उनके घर में, उनके ऑफिस में ऑन ग्राउंड इंक्वायरीज करती है। एक टीम होती है अंडर कवर एजेंट्स की, जो कि उनके फ्रेंडलियर हो जाते हैं सब्जेक्ट्स के साथ, या उनके जब कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन होती हैं तो हम कॉर्पोरेट्स में उनको इंडक्ट करते हैं और वो उनसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं। एक होती है बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम, जो बैक ऑफिस में साइबर इन्वेस्टिगेशंस करके लोगों के बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है, जो ओपन सोर्स इंटेलिजेंस टूल्स अवेलेबल हैं उसके थ्रू। ये टूल्स भी हर किसी को अवेलेबल नहीं होता, डार्क वेब रिसर्चेज होती हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन जो हम बैक ऑफिस निकालते हैं, फिर ये ऑन ग्राउंड टीम को पास ऑन करी जाती है, फिर ऑन ग्राउंड टीम जाके उसको इन्वेस्टिगेट करती है। एंड देयर आर ब्रेन्स कंट्रोलिंग ऑल द टीम्स। ये जो ब्रेन्स होते हैं कौन होते हैं? ये होते हैं हमारी सीनियर मैनेजमेंट, इंक्लूडिंग मी। ठीक है, जैसे कि हमारे मैनेजमेंट सीनियर इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर्स हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, रॉ ऑफिसर्स हैं। दे कंट्रोल ऑल द टीम्स। तो इट्स बेसिकली अ टीम वर्क। शर्लक होम वाज अ सिंगल पार्टी, ठीक है, जो कि हर केस खुद ही सॉल्व कर देता। ठीक है, इट्स लाइक अ सुपरमैन। ठीक है, सुपरमैन है, शक्तिमान है इंडिया में, ये सब वही लोग हैं जो जिनके पास सुपरनेचुरल पावर्स हैं, बट दे आर नॉट रियलिस्टिक कैरेक्टर्स। ये स्टोरीज में अच्छे लगते हैं, ये स्टोरीज में अच्छे लगते हैं, इट गिव्स यू थ्रिल। तो सर ये तो आपने एक्सप्लेन किया एक रियल लाइफ डिटेक्टिव जो मूवीज और टीवी शोज में दिखता है और एक रियल लाइफ के बीच का डिफरेंस क्या होता है, कि आप कैसे उनसे हट के बहुत काम करते हैं। अब किसी इंसान के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाना, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव के साथ बैठा हूं, तो आप कैसे मेरे बारे में इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो कि सामने वाला इंसान कौन है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा? देखो, जैसे कि मैंने बताया, मेथड्स बहुत सारे होते हैं इन्फॉर्मेशन निकालने के। ठीक है, मेथड्स मैंने बताया, ऑन ग्राउंड टीम्स होती हैं, बैक ऑफिस ऑपरेशंस टीम होती हैं, लेकिन हमारे पास टूल्स इतने स्ट्रांग होते हैं जो आम आदमी की रीच से बाहर होते हैं, या उनको पता ही नहीं है कि टूल्स अवेलेबल भी हैं। ठीक है, मुझे अब आप अपना मोबाइल नंबर दो, ठीक है, मैं आपके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दूंगा। आप जब से पैदा हुए आज तक ही आपके कितने अफेयर्स रहे हैं, कहाँ कहाँ पे आप रहे हो, कहाँ कहाँ पे आपके बैंक अकाउंट्स हैं, कितनी आपकी इनकम है, कितने आपके अभी करंट अफेयर्स चल रहे हैं। आई विल गेट यू ईच एंड एवरी इन्फॉर्मेशन अबाउट यू। कहाँ कहाँ पे आपके क्रिमिनल केसेस हैं, आपके पेरेंट्स क्या करते हैं, कहाँ कहाँ पे आपने अपनी प्रॉपर्टीज बना रखी हैं, मैं सब कुछ बता सकता हूँ आपको। सिर्फ एक उतने मोबाइल सिर्फ एक मोबाइल नंबर आप मुझे दे दो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। दिस इज सो रिस्की भाई, खतरनाक काम है ये। लेकिन सर अब जैसे आपने ये बताया कि इतना कुछ एक इंसान के बारे में आप पता लगा सकते हो, मेरे को अगर किसी इंसान के बारे में पता लगवाना है तो आप इस एक्सटेंट तक मुझे वो डिटेल्स लाकर दे सकते हो? दे सकता हूँ, हाँ, लेकिन मैं ये पहले देखूंगा कि वेदर यू डिजर्व दोज डिटेल्स और नॉट। ठीक है, मैं ये देखूंगा कि आपका पर्पस जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है, लीगल है या नहीं है, और जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपको लेजिटिमेट पर्पस के लिए ही चाहिए कि आपको या तो एक डिसीजन लेना है, जैसे कि एक प्री मैट्रिमोनियल डिसीजन हो गया, या फिर आपको उसको कोर्ट में प्रोड्यूस करना है टू प्रूव योर केस इन फ्रंट ऑफ जज कि दैट यू आर राइट। ओके, ठीक है, तो हम अपनी पावर का मिसयूज नहीं करते। हम लोग ये देख के चलते हैं, बहुत ही हम एक ऐसी लाइन में काम करते हैं जहां पे हमें ये पता है कि अगर हमसे एक गलती हो गई, इट गेट्स इनटू द इलीगल एज। ठीक है, हमारे को हर टाइम एक ऐसी लाइन पे काम करना है जहां पे हमें अंडर द एम्बिट ऑफ लॉ रहना है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग बड़ा सोच समझ के केस को बुक करते हैं। सर अगर इसको मैं थोड़ा और ब्रेक डाउन करूं तो डिटेक्टिव किसी के ऊपर इन्वेस्टिगेट करने का मतलब है किसी की जासूसी करना। एक इंसान की हम प्राइवेट डिटेक्टिव से जासूसी करवा सकते हैं, डिटेक्टिव को हम जासूस कहेंगे, तो एक इंसान की जासूसी कराना, क्या एक इंसान की इंफॉर्मेशन निकालना, उसकी जासूसी करना, उसके कुछ प्राइवेट चीजों के बारे में पता लगाना लीगल है? यस, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं इसको ना जनरल पब्लिक को भी एड्रेस करना चाहता हूँ कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है। ठीक है, सो सबसे पहले बात, जब भी आप एक पहले तो मैं बताता हूँ कि कंपनी के बारे में कि क्या हम ऑथराइज्ड भी हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्या जो लोग कहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन तो सिर्फ पुलिस का काम है या गवर्नमेंट की इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का काम है, तो क्या प्राइवेट डिटेक्टिव ऑथराइज्ड है ये काम करने के लिए? पहली बात तो ये। ठीक है, तो पहली बात, वी आर अ रजिस्टर्ड बॉडी विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, विद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी, जिसमें हमारे मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में क्लियरली मेंशन्ड है कि हम क्या क्या एक्टिविटीज अंडरटेक कर सकते हैं बीइंग अ प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर। ठीक है, एंड इट्स पास्ड बाय आरओसी। राइट, सो अगर आप उसमें सिंपल सी बात है, अगर आप उसमें लिखोगे कि भाई मैं चोरी करना चाहता हूँ, किसी का डाका डालना चाहता हूँ, किसी का मर्डर करना चाहता हूँ, क्या आरओसी उसको पास करेगा? नहीं, दे विल नेवर पास इट। राइट, तो अल्टीमेटली आप जब वो पास कर रहे हैं, इसका दे आर गिविंग यू एन अथॉरिटी। सेकेंड, आप जो है जीएसटी में रजिस्टर्ड हो। वी एज अ कंपनी इज द हेवीएस्ट जीएसटी, वन ऑफ द हेवीएस्ट जीएसटी पेयर्स इन द कंट्री इन दिस डोमेन, अंडर द हेडिंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज। उसका HSN कोड है 998521 फॉर जनरल पब्लिक में बताया था, जिसमें प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज की क्लियर डेफिनेशन मेंशन है, जिसमें गवर्नमेंट हमसे जीएसटी कलेक्ट करती है।
और उसमें डेफिनेशन भी मेंशन है कि प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर्स क्या क्या कर सकते हैं. सिमिलरली वी आर रजिस्टर्ड विद एमएसएमई. ठीक है, एमएसएमई में भी प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से क्लियर डेफिनेशन मेंशन है कि वो क्या क्या काम कर सकती हैं जी. ठीक है. और दूसरी बात, हमारी जरूरत किसको नहीं है, कौन हमसे काम नहीं कराता है. हमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जीएसटी के लिए काम किया हुआ है, इनकम टैक्स के लिए काम किया है, पुलिस के लिए काम किया हुआ है, हमने जो है जजेस के लिए काम किया हुआ है, पुलिस वालों के लिए काम किया हुआ है, बड़े से बड़े पॉलिटिशियन के लिए काम किया हुआ है. ठीक है, हमने जो है आर्मी के लिए काम किया हुआ है, हमने पीएसयूज के लिए काम किया हुआ है. ठीक है. सो गवर्नमेंट खुद हमारे को कितनी बार हायर करती है, अलग अलग कितनी मिनिस्ट्रीज के लिए काम किया हुआ है. ठीक है, गवर्नमेंट हमें खुद हायर करती है, टेंडर्स निकालते हैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेशंस के. ठीक है, तो हाउ कम इट इज इलीगल. लोगों से पैसा रिकवर करना है, गवर्नमेंट एजेंसीज को भी रिकवर करना पड़ता है पैसा. उनके एसेट्स जानना चाहते हैं कि एसेट्स कहां पर है. ठीक है, तो प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन के टेंडर्स निकालते हैं. ठीक है, तो इट इज अ लीगल प्रोफेशन 100%. सेकेंडली, अब आपके पास कोई आया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि भाई आप किसी की प्रिवेसी कैसे इन्वेड कर सकते हो. एग्जैक्टली, यहाँ पे सवाल मेरा यही आ रहा था कि हर इंसान की अपनी प्रिवेसी है कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ में क्या कर रहा है. क्यों कर सकते हो, कैसे कर सकते हो. तो अब मैं आपको बताता हूँ. हर इन्वेस्टिगेशन को दो चीज लीगल या इलीगल बनाती है. ठीक है. एक उसका पर्पस, ठीक है, और एक उसकी रिक्वायरमेंट. ठीक है. अगर आपका पर्पस है, मेरे पास आपका पर्पस लीगल है इन द सेंस कि भाई आप एक नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल बैकग्राउंड चेक करा रहे हो. ठीक है, या आपका कोई केस चल रहा है, आपको कोर्ट में प्रोड्यूस करनी है एविडेंसेस कौन लेके आएगा आम आदमी के लिए. पुलिस आपके लिए काम नहीं करेगी, एडवोकेट्स आपके लिए काम नहीं करेंगे, कौन करेगा आपके लिए काम. ठीक है, तो एक डिटेक्टिव काम करता है कि आपको एक कोर्ट में सच्चाई को प्रूव करने के लिए एक एविडेंस जज के सामने प्रेजेंट करनी है. ठीक है. ठीक है, तो पर्पस शुड बी अंडर द लीगल एम्बिट. अगर पर्पस आपको एक मेजर डिसीजन मेकिंग लाइफ में करनी है, उसके लिए चाहिए नॉट टू कॉज एनी हार्म टू एनीवन, देन इट मेक्स यू लीगल. योर पर्पस इज लीगल. सेकंड, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है. ठीक है, पर्पस लीगल हो सकता है बट रिक्वायरमेंट भी इलीगल हो सकती है. आपको किसी की कॉल डिटेल निकलवानी है, आपको किसी की इंस्टाग्राम की चैट्स निकलवानी है, आपको किसी के जो है ईमेल आईडी को हैक करवाना है, आपको किसी मोबाइल को हैक करवाना है. ठीक है, दैट इज पर्पस लीगल हो सकता है कि हाँ भाई मुझे अपनी वाइफ के बारे में जानना, उसका अफेयर है या नहीं है. ठीक है, लेकिन रिक्वायरमेंट इलीगल है. ठीक है, तो रिक्वायरमेंट भी लीगल ही होनी चाहिए कि भाई आप मेरे को एट पब्लिक प्लेसेस पिक्चर्स और वीडियोस बना दो ताकि मैं कोर्ट में प्रोड्यूस कर सकूं. ठीक है, तो दैट मेक्स इट लीगल और इलीगल. नाउ आते हैं प्रिवेसी. ठीक है, प्रिवेसी इन्वेजन. ठीक है, प्रिवेसी कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. प्रिवेसी इन्वेजन लोगों को पता नहीं है. लोग जो है ना ये कहते हैं प्रिवेसी इज आवर फंडामेंटल राइट, विच इज ओके, विच इट इज डेफिनेटली. ठीक है, लेकिन प्रिवेसी क्या होती है. प्रिवेसी सबसे पहले तो आईपीसी में, इंडियन पीनल कोड जो कि अब बीएनएस हो गया है, तो अब जो है उसमें जो है ना प्रिवेसी की डेफिनेशन को कहीं पे भी डिफाइन नहीं है. प्रिवेसी ब्रीच के अगेंस्ट कोई भी क्लॉज, कोई भी सेक्शन नहीं है जो उसको वो बोलता हूँ, बट दैट इज नॉट एन एक्सक्यूज. ठीक है, मैं फिर भी एक बात बताता हूँ कि प्रिवेसी इज ऑफ टू काइंड्स. वन इज प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस, वन इज प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस. प्रिवेसी एट अ प्राइवेट प्लेस होती है कि आप अपने घर के अंदर बैठ के कोई काम कर रहे हो. ठीक है, तो उसको कोई भी डिटेक्टिव ब्रीच नहीं कर सकता. आप मतलब किसी एक कमरे के अंदर कैमरास नहीं लगा सकते जब तक कि आदमी का अपना प्रमाइसिस ना हो वो. ठीक है. ठीक है, तो हम किसी का बग नहीं लगा सकते, कैमरा नहीं लगा सकते. हम किसी की प्राइवेट प्लेस, आप किसी होटल के रूम में चले गए, हम रूम के अंदर क्या चल रहा है हम उसकी प्रिवेसी ब्रीच नहीं कर सकते. ठीक है. ठीक है, लेकिन प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस, प्रिवेसी एट अ पब्लिक प्लेस क्या होती है. ठीक है, प्रिवेसी आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मॉल में घूम रहे हो, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, सिनेमा हॉल में जा रहे हो. ठीक है, आप जो है अपने पार्टनर के, जहाँ पे आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, आप अपने पार्टनर कहीं पब्लिक प्लेस पे कोजी हो रहे हो. ठीक है, पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहे हो, मेट्रो स्टेशन पे खड़े हुए हो, कहीं पे वहां पे पब्लिक डिस्प्ले ऑफ अफेक्शन कर रहे हो. दैट इज अ पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन. वो वहां पे आपको 100 लोग देख रहे हैं वो काम करते हुए. ठीक है, वहां पे सीसीटीवी कैमरास लगे हुए हैं. राइट, सो टू एन एक्सटेंट जहां पर वो पब्लिक इंफॉर्मेशन है, जहां पर आप अपनी प्राइवेसी पब्लिक में डिस्प्ले कर रहे हो, दैट इज अ पब्लिकली अवेलेबल इंफॉर्मेशन. ठीक है, दैट प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज कैन कैप्चर. मतलब वो वहां पे आपकी फोटोज भी क्लिक कर सकते हैं, आपकी वीडियोस बना सकते हैं, और वही फोटोज कोर्ट में प्रोड्यूस करी जाती हैं ये दिखाने के लिए कि दैट दिस इज अ फ्रेंडशिप व्हिच इज बियॉन्ड अ नॉर्मल फ्रेंडशिप. ठीक है सर. तो एक तो आपने कहा दो तरह की प्राइवेसी है, एक जो पब्लिक प्लेस में है उसको आप कैप्चर कर सकते हो, लेकिन जो प्राइवेट एक कमरे के अंदर है उसे आप कैप्चर नहीं कर सकते. अब मान लो आपके पास डेफिनेटली ऐसे बहुत से केसेस आते होंगे कि जहां पे गर्लफ्रेंड जानना चाह रही है अपने बॉयफ्रेंड के बारे में कि उसके अफेयर्स हैं या नहीं है, कुछ है नहीं है. तो एक प्राइवेसी तो ही पब्लिक प्राइवेट प्लेस की, पर एक आजकल सबसे बड़ा लोगों के लिए डिवाइसेस देयर फोन्स. अब इस फोन के अंदर मान लो मैं किसी से चैट कर रहा हूं या एक लड़का किसी 4 लड़कियों से चैट कर रहा है, उसकी गर्लफ्रेंड को डाउट है कि ये शायद 4 लड़कियों से फोन पे बात करता है.
कैन यू लाइक आप पता लगा सकते हो कितने लोगों से चैट कर रहे हैं फोन में? नहीं, हम वो नहीं पता लगा सकते कि वो कितने लोगों से फोन पे चैट कर रहा है। हम उसके फोन के अंदर नहीं झांक सकते हैं। और मैं आपको एक और दैट इज ब्रीच ऑफ प्रिवेसी। दैट इज ब्रीच ऑफ प्रिवेसी भी, और पावर भी नहीं है किसी के पास। मैं आप जनरल पब्लिक को यही बताता हूं कि प्लीज डू नॉट फॉल इनटू द ट्रैप ऑफ पीपल जो आपको ये बोलते हैं कि आपको इंस्टाग्राम की चैट्स ला सकते हैं, आपको व्हाट्सएप की चैट्स ला सकते हैं, आपको फेसबुक की चैट्स ला सकते हैं, किसी प्लेटफॉर्म की चैट्स ला सकते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल। ये चैट्स तो पुलिस भी एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाती है। ये मैं आपको जनरली बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे कि हम आपको 50,000 रुपए में, 1 लाख रुपए में, 25,000 रुपए में हमको चैट्स ला देंगे। नॉट पॉसिबल एट ऑल। वो जब तक फोन में कोई बग ना प्लेस करा जाए जिससे वो बग ट्रैक कर ले। यस, करेक्ट। ठीक है, बग प्लेसमेंट से सब कुछ आ जाता है। ठीक है, लेकिन आप अगर बोलो व्हाट्सएप के सर्वर से मैं चैट्स निकलवा दूंगा, ठीक है, तो वो नॉट पॉसिबल। फोन हैक करके चैट्स निकलवा दूंगा, नॉट पॉसिबल। रिमोटली फोन हैक नहीं हो सकता, बग प्लांट करके हो सकता है। उसके लिए आपको फिजिकल एक्सेस ऑफ द फोन चाहिए। ठीक है, सो वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अब किसी को ये शक है कि भाई मेरे बॉयफ्रेंड का अफेयर है, या मेरी गर्लफ्रेंड का अफेयर है, या जो भी है, या मेरे हस्बैंड का अफेयर है, मेरी वाइफ का अफेयर है, उसको डिटेक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं ना। उसको आप फॉलो करके उसकी एक्टिविटीज को वॉच करो। इफ ही इज मीटिंग हिज पार्टनर, कोई भी रिलेशनशिप सिर्फ फोन पे कन्फाइंड नहीं रहता है। इफ यू आर मेकिंग रिलेशनशिप ऑन द फोन, एक ह्यूमन साइकोलॉजी है। आप फोन पे कौन सिर्फ अपने रिलेशन को सर्वाइव कर सकता है? आप कभी तो मिलोगे ना, कभी तो आप उससे कहीं पे डेट पे जाओगे उसके साथ। ठीक है, और दैट इज अ टाइम व्हेन वी कैच देम। वहां पे वो फंसते हैं, वहां पे फंस जाते हैं। अब सर ये तो हुई एक टाइप ऑफ बात कि आपने बताया कि प्रिवेसी के बारे में और ये इन केसेस के बारे में जहाँ पे कोई किसी की चार्ट निकलवाना चाहता है। इससे पहले आपने कहा था एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव इंडिया के सबसे लीडिंग आपके पास अलग अलग तरह के केसेस आते हैं, गवर्नमेंट केसेस भी आते हैं, हाई प्रोफाइल केसेस भी आते होंगे डेफिनेटली, बहुत हाई प्रोफाइल आते हैं। हाँ। तो सर बीइंग अ प्राइवेट डिटेक्टिव, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे या किसी ऐसे चीज के दौरान आपको लगा हो कि यार ये तो लाइफ थ्रेटनिंग बन चुका है? क्योंकि डेफिनेटली अगर आप किसी की इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हो या किसी के ऊपर सर्वेलेंस कर रहे हो तो, और वो कोई हाई प्रोफाइल है, डेंजरस प्रोफाइल है, तो कभी ऐसा आपको लगा कि ये लाइफ थ्रेटनिंग है यहाँ पे? देखो, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या होता है कि जब हम किसी केस को बुक करते हैं ना, तो हम प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस के साथ बुक करते हैं। और क्या होता है कि हमारे यहाँ ना, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सीनियर पुलिस ऑफिसर्स, आर्मी और रॉ ऑफिसर्स काम करते हैं, तो और हम लीगल गाइडेंस में काम करते हैं। हमारे लीगल अपना एम्पायर लीगल, हमारी अपनी लीगल टीम है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक केस के ऊपर पूरी ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं किसी भी केस को एग्जीक्यूट करने से पहले। उस ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम सारी फैक्टर्स को अकाउंट फॉर करते हैं कि इसमें क्या रिस्क फैक्टर्स है और क्या नहीं है। कब आपको टीम को कहाँ पे भेजना है, कितने हद तक इन्वेस्टिगेशन करानी है, तो हम कैलकुलेट रिस्क रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है कि कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक कि हमारे को जो है बहुत ज़्यादा लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन में फंसना पड़े, बिकॉज हर ऑपरेशन एक वेल प्लान्ड ऑपरेशन होता है। ऑब्वियसली रिस्क तो रहता ही है। ठीक है, बट वेल प्लान्ड ऑपरेशन होता है। हाँ, लेकिन कई बार अनएक्सपेक्टेड आ जाता है जो आपने प्लान नहीं किया होता है उस रिस्क को। ठीक है, जैसे कि मैं एक इंस्टेंस बताता हूँ। ऐसे तो 2-3 इंस्टेंसेस हो चुके हैं जिसमें अचानक से रिस्क आ गया, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दैट रिस्क। एक केस था जिसमें हमने एक इन्वेस्टिगेशन करी थी। हमारे को एक कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर ने हायर किया। ठीक है, इंडिया में। वो कहता है जी मेरी सेक्रेटरी जो है हमारे कंपनी के सारे सीक्रेट्स को लीक कर रही है। ये कंपनी थी अब्रॉड की कंपनी, उसको इंडिया का मैनेजिंग डायरेक्टर बनाया हुआ था। ठीक है, ही वाज नॉट द ओनर ऑफ द कंपनी, ही वाज गिवन द डेजिग्नेशन ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, सो उसने कहा मेरी सेक्रेटरी जो है इन्फॉर्मेशन मेरी सारी लीक कर रही है हमारे उसकी, आप जो है ये पता करके बताओ कि वो किस बिजनेस कॉम्पिटिटर से मिलती है बाहर जाके। हमने उसी सेक्रेटरी को फॉलो करना शुरू किया कि भाई वो किस बिजनेस कॉम्पिटिटर से मिलती है। नॉर्मल कोर्स था, उसने हमारा फॉर्म भी भरा, अपना आइडेंटिटी प्रूफ भी दिया और अपनी कंपनी से पेमेंट भी करी हमारे को। ठीक है, तो हमें तो लेजिटिमेट पर्पज ही लगा उसका। जब हमने उसको गर्ल को फॉलो किया तो तीसरे चौथे दिन वो लड़की जाके अपने बॉयफ्रेंड से कार में मिली। शी वाज जस्ट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग विद हर बॉयफ्रेंड। ठीक है, हमें लगा नॉर्मल सी मूवमेंट है तो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। हमने उसको बताया कि भाई वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है। वो एकदम से एंग्जाइटी में आ गया, इसकी फोटोग्राफ लो, इसका वीडियो लो। मैंने कहा कि सर वो अपने बॉयफ्रेंड से मिल रही है, इट इज नॉट योर बिजनेस कॉम्पिटिटर। कहता नहीं आप वीडियो लो, आप इसकी फोटो बनाओ, इसकी फोटो बनाओ। हमने फोटो बना तो ली, वीडियो बना तो ली, लेकिन हमने उसको दी नहीं। ठीक है, हमने कहा कि अभी वेट करते हैं, क्योंकि मुझे उसकी एंग्जाइटी पे वैसे भी शक सा हो गया थोड़ा। फिर 3-4 दिन बाद किसी और से तो मिली नहीं, फिर उसी बॉयफ्रेंड से जाके मिली। वो एक होटल के रूम में चेक इन करने लगे, तो हमने होटल में जब वो जा रहे थे अंदर, हमें कहता है वो होटल में जा रहे हैं और कोई इसकी वो नहीं है। फिर से एंग्जाइटी में आ गया, आप इसकी वीडियो बनाओ, होटल में जाते हैं, मुझे अंदर वीडियो चाहिए, मुझे रूम तक की वीडियो चाहिए कि रूम के अंदर कौन से रूम में जा रहे हैं ये चाहिए। मेरे को एकदम इसके ऊपर शक हो गया। मुझे लगा कि इसको इतनी एंग्जाइटी क्यों है कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ ये घूम रही है। ठीक है, तो हमने उसकी वीडियो जो है बनाई नहीं उस दिन। अच्छा, अब क्योंकि मैं उसकी एंग्जाइटी को समझ गया था, वो कहते जी नमन जी आप तो इनएफिशिएंट हो, आप वीडियो नहीं बना पा रहे हो। ठीक है,
हमने कहा जी हमारा रोल ही नहीं था वीडियो बनाना, हमारा काम था आपके कंप्यूटर के साथ बनाना, उसके बॉयफ्रेंड के साथ पर्सनल मोमेंट्स कैप्चर करना हमारा काम थोड़ी है। ठीक है, तो क्या हमने कहा आपको अगर ये सब चाहिए ना, आप छोड़ो इसको, हमें केस करना नहीं है, पैसे अपने वापस ले जाओ। तो पैसे ने तो आया नहीं। 2 दिन बाद हमारा जो ऑफिस था वो शीशे का गेट था, उसमें मैग्नेटिक लॉक था, उसको जो है ना अपने 2 गनमैन के साथ आया हमारे ऑफिस में, हमारे जोर जोर से खींच के उसको जो है ना मैग्नेटिक जो डोर था उसको एकदम से ब्रेक ओपन किया, उसने अंदर आ गया, अंदर आके किसी स्टाफ से बात नहीं करी, कुछ नहीं करी, सीधा मेरे कैबिन में आ गया। अच्छा, मेरा कैबिन जो है मैंने उसको कैमरे में देख लिया कि दैट ही इज कमिंग, मैंने कहा चल कोई बात नहीं, ही विल डिस्कस समथिंग, ही मे बी अपनी पेमेंट लेने आया होगा। मैंने अपना कैबिन का डोर खोल दिया, अंदर आके बैठ गया अपने 2 गनमैन्स के साथ। अंदर आके बैठ के उसने जो है, पहले तो गेट में मैग्नेटिक डोर था, मेरे गेट में कोई ऐसे एंट्री करता नहीं है, मेरा कैबिन काफ़ी बड़ा कैबिन है और साउंड प्रूफ कैबिन है, उससे आवाज़ें बाहर नहीं जाती। अंदर आके गन निकाल के मुझे गन पॉइंट पे कैप्टिव बना लिया, और कैप्टिव बना के मुझे कहते हैं कि मुझे वीडियो चाहिए जो आपने बनाई है। ठीक है, मैंने कहा है ही नहीं मेरे पास, मैंने कोई वीडियो ही नहीं बनाई। ठीक है, कहते नहीं आपने वीडियो बनाई है, आप मुझसे झूठ बोल रहे हो। ठीक है, मेरा सारा ऑफिस तहस नहस कर दिया, ड्रॉस खोल के देखने लगा, सारे एक एक पेन ड्राइव लगा के देखने लगा, मेरे को गन पॉइंट पे लिया हुआ उसे गनमैन ने, सारे मेमोरी कार्ड देखने लगा, टेलीविजन देखने लगा, सारा ऑफिस तहस नहस कर दिया, वो वीडियो सिर्फ गेन करने के लिए। फिर जो है इतने में इस बात को जो है, जब उसको मिल नहीं रही थी, ही बहुत ज़्यादा बौखला रहा था वो। ठीक है, इधर उधर की बातें कर रहा था, इर्रेशनल इलॉजिकल बातें कर रहा था। तो अच्छा, और ड्रिंक किए हुआ था उस दिन वो। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि मैं बैठा हुआ था, इतने में काफ़ी टाइम निकल गया, इस बात काफ़ी टाइम गुजर गया। तो मेरे स्टाफ ने बाहर से नॉक करना शुरू किया कि भाई अंदर चल क्या रहा है, इतना टाइम कैसे हो गया। तो वो अलर्ट हो गया। अलर्ट होने के बाद उसने कहा कि अब जो बाहर से नॉकिंग शुरू हो गई है, ठीक है, तो अब जो है कुछ इशू हो सकता है। तो उसने जो कैमरा लगा था उसकी DVR निकाली। ठीक है, जो उसके गनमैन ने अपने जो है हैंडल पे जहाँ पे हाथ लगाया था रुमाल से अपने फिंगरप्रिंट्स वगैरह साफ किए। उसको लग रहा था कि सिर्फ वही DVR वहाँ पे लगी हुई है और वो कैमरास की वो DVR ले गया, लेकिन वो मेरे फोन्स भी साथ में ले गए अपने। उनको लगा कि अब इशू होने वाला है। अच्छा, मेरे फोन में क्या, मेरे फोन में ना बग डला हुआ था, जिससे हम सिक्योरिटी के लिए हमें डालना ही पड़ता है। ठीक है, कि कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जाए तो उस बग में क्या होता है कि मेरे फोन के चारों ओर जो भी बात चल रही है ना वो कोई भी सुन सकता है। जब मेरा गेट नहीं खुल रहा था तो मेरे ऑफिस के स्टाफ ने मेरी जो वाइफ जो दूसरी डायरेक्टर है कंपनी में, उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे चल रहा है अंदर। उन्होंने तभी जब मेरे को रूम मॉनिटरिंग में ले लिया, रूम मॉनिटरिंग में लेकर उनको सुनाई देना शुरू हो गया कि अंदर चल क्या रहा है। उन्होंने इमीडिएटली पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। पुलिस को इन्फॉर्म करने के बाद और नीचे बिल्डिंग की सिक्योरिटी को इन्फॉर्म कर दिया। बिल्डिंग में एटलीस्ट 20-25 गार्ड थे उस टाइम पे। 20-25 गार्ड जो है पूरी रेल बना के ऊपर आने लगे। इतने में इसको शक हो गया, इसने जल्दी जल्दी अपने फिंगरप्रिंट्स मिटाए, DVR लेके ये निकल गया। लेकिन इसको ये नहीं पता कि जो फ़ोन है उससे हम इसकी लोकेशन भी ट्रैक कर रहे हैं, जो मेरा फ़ोन ले गया था। ठीक है, और उसमें हम इनकी आवाज़ें भी सुन पा रहे हैं बाहर निकल के जो ये गए हैं। तो ये तो अलग चला गया, इसके दोनों गनमैन अलग चले गए। इसके गनमैन के पास DVR और फोन्स दोनों चीज़ थी। तो पुलिस जब हमारे उसमें आई तो बड़े हैवी सेक्शंस में केस रजिस्टर हुआ, 384, 392, कई सारे सेक्शंस लगाए गए, बड़ा हैवी केस बना। और इसके दोनों गनमैन को जाके तो उसी दिन अरेस्ट कर लिया। वो तो अरेस्ट वहीं पर ही हो गए। वहाँ का जो सिटी पुलिस कमिश्नर था उसने भी जो है बुलाया उनको, वो किया, उन्हें एडमिट भी कर लिया कि हाँ जी हमसे गलती हुई है। ठीक है, और उनको तो उसने जेल भेज दिया। ये भाग गया वहाँ से। फिर ये अंडरग्राउंड हो गया, ये कई दिनों तक नहीं मिल रहा था। इससे कई बार पुलिस से घर पे जाके छापे भी मारे, सब कुछ किया। फिर इसकी वाइफ आई मेरे से मिलने। फिर इसकी जब वाइफ मेरे से मिलने आई तो हाथ पैर जोड़ने लगी और कहने लगी सर माफ़ कर दो, गलती हो गई, ये हो गया, वो हो गया, प्लीज़ लीव इट। जो किसी अच्छे पोजीशन पे कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक है, एक लॉयर थे, ठीक है, उनका फ़ोन मेरे पास आया कि सर आप बिजनेसमैन हो, छोड़ो इस बात को, ठीक है, दुश्मनी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। सब ने कई जगहों से मुझे फ़ोन आने शुरू हो गए कि सर अपनी कंप्लेंट को, वो कंप्लेंट तो वापस ले नहीं सकते, इतना सीवियर क्राइम था। आप जो इसको सबसाइड करवाओ किसी तरीके से। बड़े सारे लोगों के फ़ोन आए। फिर थोड़े टाइम बाद इसके बेल पे जो वो गए थे अंदर, जो जेल में गए थे गनमैन, वो भी छूट के आ गए। तो वो आके मिले मुझसे, उन्होंने कहा कि सर आपको क्या बताएं, ये आदमी ना एक नंबर करप्ट है। और जब हमें लेके आया था ना आपके पास, हमें नहीं पता था ये क्या करवाने वाला है हमसे। हम तो उसके एम्प्लॉइज थे, हमें वो करना पड़ा जो इसने कहा, ठीक है। लेकिन इसका ना उस लड़की के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए इसको ज्यादा मिर्ची लग रही थी। और ये वही इन्फॉर्मेशन निकलवाना चाहता था। ये उसकी वाइफ ने भी एडमिट किया जब वो मुझसे मिलने आई कि सर मुझे पहले से इन दोनों के रिलेशनशिप के ऊपर शक था। ठीक है, तो बेसिकली सिचुएशन हमने सोची नहीं थी कि राइज हो सकती है। सारा कैलकुलेट था, हर चीज कैलकुलेट थी, बट रिस्क आ गया।
तो सर जैसे आपने इनिशियली बताया था कि ये एक टीम एफर्ट होता है, आपकी कई सारी टीम्स लगती हैं, तो इसके अंदर एक अंडरकवर टीम की बात हुई थी, ऑन ग्राउंड अंडरकवर जो आपके एजेंट्स होते हैं। अब अंडरकवर एजेंट्स जब हम नाम सुनते हैं, अगेन ये सारे टर्म्स ना हमारे लिए इतने ड्रामेटिक बन चुके हैं, जैसे टाइगर जिंदा है एंड एक था टाइगर, इन सब में वो जो देखा अंडरकवर एजेंट एक सब्जी वाला होता है जो सब मॉनिटर कर रहा होता है, या एक दूध वाला होता है, या किसी की मेड होती है। तो एक्चुअली में अंडरकवर एजेंट्स कैसे होते हैं? देखो क्या होता है कि अंडरकवर एजेंट्स जो होते हैं ना, उनका रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होते हैं? उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होते हैं कि इंफॉर्मेशन उसी पर्सन से निकालना जिस पर्सन के ऊपर हम काम कर रहे हैं, या उनको काउंसलिंग करना। कई बार हमारे को अंडरकवर एजेंट्स पियून्स लगाने पड़ते हैं किसी के ऑफिस में, कई बार हमारे को मेड सर्वेंट्स लगानी पड़ती हैं, कई बार हमारे को मॉडल्स लगाने पड़ते हैं, हाई प्रोफाइल मॉडल्स और हाई प्रोफाइल एक्टर्स, ठीक है, जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड मॉडल्स और एक्टर्स होते हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, केस स्टडी, कि अब एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ठीक है, उनकी डॉटर जो है एक गलत लड़के के चक्कर में फंस गई है, जो कि उसको एक्सप्लॉइट कर रहा है, बहुत लो प्रोफाइल का है, एक्सप्लॉइट कर रहा है उसको जो है, उसको बातों में बड़ा तेज था, तो मेंटली उसको बिल्कुल अच्छी तरीके से कैप्चर कर लिया, जो वो कहता है वही वो करती है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट रिबेल हो गई है, घर में इंटरेस्ट नहीं लेती है बिल्कुल भी, ठीक है, अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट उनको छोड़ के हमेशा जाने के लिए तैयार है, ठीक है। तो वो ये चाहते हैं कि भाई हमारी लड़की को किस तरीके से इस लड़के से बाहर निकालना है। अब हमने उस लड़के को फॉलो किया और देखा कि इससे तो कह रहा है कि मैं जो है काम में बिजी हूँ, ठीक है, अब मैं यहाँ पे बैंक में आऊँ, मेरा बैंक में काम चल रहा है, ये चल रहा है, और वहाँ पे अपने दोस्तों के बैठ के सिगरेट ले रहा है, और वो भी उसमें वो भर के, कोई ड्रग्स भर के उसको रैप करके सिगरेट भर रहा है, हम उसकी वीडियोस बना रहे हैं वहाँ पे, और इससे कह रहा है कि मैं जो हूँ, मैं तो अपने बैंक में बिजी हूँ, मैं ये काम कर रहा हूँ, मैं वो काम कर रहा हूँ। बेसिकली फेक था, टोटल फेक। अब उनको ये लगता था कि भाई इसको बाहर निकालना है किसी भी तरीके से। तो हमने क्या किया, एक मेल अंडरकवर एजेंट को और एक फीमेल अंडरकवर एजेंट को, ठीक है, हमने उस लड़की की लाइफ में इंडक्ट किया, ठीक है। वो लड़की एक डांस इंस्टीट्यूट चलाती थी, उस लड़की की डांस इंस्टीट्यूट में हमने उनको कस्टमर्स बना के उसका भेज दिया कि दे वांट टू, और दे वर प्रोफेशनल मॉडल्स, वेरी गुड लुकिंग, और वो जो है उसमें भी आते थे, कई सारे सीरियल्स वगैरह में आते। तो जो हमारी फीमेल मॉडल थी वो उस लड़की से थोड़ा थोड़ा फ्रेंडशिप करना शुरू हुई। नेचुरली जब आपकी लाइफ में कोई ऐसे पर्सन आते हैं तो आपको अट्रैक्शन भी होता है कि भाई कोई टेलीविजन पर्सनालिटी हमारे पास आ रही है, कुछ भी, तो बातचीत शुरू हुई। उसने बातों बातों में उसको काउंसल करना शुरू किया। फिर जो मेल मॉडल था, ठीक है, उसने अपनी तरफ उससे फ्रेंडशिप डेवलप करके, ताकि उसका अट्रैक्शन उसकी तरफ से हटे, इसकी तरफ आए, ठीक है, तो उसकी तरफ अपने तरफ उसको खींचना शुरू किया। जो फीमेल मॉडल थी ये भी उसको इस मेल मॉडल की तरफ पुश करती थी, ठीक है, ताकि इसके सिर्फ डाइवर्जन करना था उसको दिमाग वहां से, कि वो वीक लगना शुरू हो जाए, उसकी प्रोफाइल वीक लगनी शुरू हो जाए, और उसको ये दिखना शुरू हो जाए कि उससे बेटर तो 1000 लोग बैठे हैं इस दुनिया में, ठीक है। फिर दोनों ने मिलके उसका साइकोलॉजी को डाइवर्ट किया इधर की तरफ। फिर बातों बातों में, ठीक है, उसको बताया कि भाई उसने कि मैं एक साइकेट्रिस्ट के पास जाती हूँ, ठीक है, वो जो साइकेट्रिस्ट है वो हिप्नोथेरेपी करते हैं, हिप्नोथेरेपी में मेरे को तो बड़ा रिलीफ मिला, मैं तो बड़ी साइलेंट हो गई हूँ माइंड में। वो उसकी बातों में जल्दी जल्दी ट्रस्ट करने लगी। फादर हमारे साथ हमेशा से टच में थे इस चीज़ में, तो फादर ने कहा कि हाँ उसको लेके जाओ हिप्नोथेरेपिस्ट के पास। उसको वो लड़की हिप्नोथेरेपिस्ट के पास लेके गई, उसको अंडर ट्रांस स्टेट में उसको ले जाके उन्होंने उसके दिमाग में पॉजिटिव चीज़ें भरी, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने उसके बारे में, फैमिली के बारे में, ठीक है, उसकी जो नेगेटिव इमोशंस थे उनको बाहर निकाला। हिप्नोथेरेपी में कई सारे सेशंस होते हैं जिसमें काफ़ी हेल्प मिलती है लोगों को, जो मैंने देखा है, ठीक है, उससे उसको बड़ी हेल्प मिली। धीरे 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 करके वो उस लड़के से अपने आप नेचुरली बाहर आ गई, ठीक है। और जो हमारे मेल अंडरकवर एजेंट और फीमेल अंडरकवर एजेंट उसकी लाइफ में 1 साल तक रहे, उसको गाइड करते रहे, ठीक है, एंड दे कंप्लीटली टुक हर आउट ऑफ हिम, और ना किसी का नुकसान हुआ, ना किसी को कोई प्रॉब्लम हुई। तो अंडरकवर एजेंट का कितना बड़ा रोल होता है मैं आपको ये बता रहा हूँ। और वो सर्वेलेंस में भी काम आते हैं आपको? सर्वेलेंस की टीम अलग होती है। अंडरकवर एजेंट्स का काम होता है सिर्फ अंदर जाके इन्वेस्टिगेशन करना। अंडरकवर एजेंट लाइफ में डेट करते हैं। जैसे आप हो, ठीक है, आपका मैंने किसी को फ्रेंड बनवा दिया, ठीक है, या फीमेल फ्रेंड या मेल फ्रेंड मैंने आपका किसी को बनवा दिया, आपको उसका पूरा ट्रस्ट हो गया, ठीक है, तो आप सोचो कि वो आपसे क्या क्या इंफॉर्मेशन आपके बारे में निकाल सकता है, राइट। तो वो ट्रस्ट गेन करके आप ही से आप ही की इंफॉर्मेशन निकाल लेंगे। ट्रू। तो सर जैसे आपने कहा कि अलग अलग तरह के आपके पास केसेस आते हैं, बट अगर हम एक लार्जर नंबर में देखें तो सबसे ज़्यादा आपके पास किस चीज़ के रिगार्डिंग केसेस आते हैं इन योर डोमेन? देखिए, केसेस तो बहुत सारे तरीके के आते हैं, और जो केसेस होते हैं पर्सनल नेचर के और कॉर्पोरेट नेचर के इक्वली आते हैं हमारे पास। अगर मैं बात करूं तो हमारा जो पोर्टफोलियो है वो वैल्यूज़ की टर्म्स में 70% हमारे पास कॉर्पोरेट के केसेस आते हैं।
Okay. ठीक है, जिसमें कॉर्पोरेट स्पाइनेज के मैटर्स होते हैं, फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के मैटर्स होते हैं, चीटिंग एम्प्लॉय के मैटर्स होते हैं, ड्यू डिलीजेंस के मैटर्स होते हैं, और 30% केस पर्सनल केसेस आते हैं इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज। Okay. बट नंबर ऑफ केसेस की अगर बात करूं तो पर्सनल केसेस हमारे पास 70% होते हैं, ठीक है, 30% कॉर्पोरेट होते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। ठीक है, तो क्या है कि जो नंबर्स होते हैं उसमें सबसे ज्यादा होते हैं प्री मैट्रिमोनियल केसेस और पोस्ट मैट्रिमोनियल, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बहुत सारे केसेस आते हैं। बाइगैमी के आते हैं कि बिना डिवोर्स लिए शादी कर ली किसी और से। प्री मैट्रिमोनियल के आते हैं शादी से पहले के इन्वेस्टिगेशन के। लव मैरिज के केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन केसेस आते हैं और अरेंज मैरिज के केसेस में भी इन्वेस्टिगेशन आती हैं। ठीक है, सो और हमारे पास डिवोर्स मैरिज केसेस में भी आते हैं कि भाई लड़के का पहले डिवोर्स हो चुका है, उसकी इन्वेस्टिगेशन कर दो। इनफर्टिलिटी चेक्स के केसेस आते हैं कि भाई लड़का एंगेजमेंट तो हो गई है लेकिन लड़का या लड़की जो डिसइंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट नहीं लेते मैरिज के अंदर, ठीक है, उससे केसेस आते हैं। ठीक है, तो इस तरीके के होते हैं। फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो गए। ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत आते हैं। ब्लैकमेलिंग के केसेस तो ड्रास्टिक इंक्रीज हुआ है इन लास्ट फ्यू ईयर्स। सर अब आपने बोला है तो चलो ब्लैकमेलिंग की आपने कहा कि ड्रास्टिकली इंक्रीज हुए हैं, तो ब्लैकमेलिंग किस तरह से केसेस आपके पास सबसे ज्यादा आ रहे हैं? किस तरह से आजकल लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है? देखो, मैं आपको बताता हूँ कि पहले तो हमारे पास ये केसेस आते ही थे बहुत सारे, और अभी भी आते हैं कि लड़के लड़कियों को ब्लैकमेल कर रहे हैं विद देयर प्राइवेट पिक्चर्स एंड वीडियोस। पहले रिलेशनशिप में होते हैं और फिर रिलेशनशिप में बाद में अपनी वीडियोस, प्राइवेट वीडियोस बना लेते हैं। हर किसी के हाथ में तो मोबाइल फोन है आजकल, कैमरा, हर किसी को एक्सेसिबिलिटी है। लोग सीक्रेटली कहीं पे भी रूम में भी प्लेस कर देते हैं, लड़कियों को पता ही नहीं चलता, इनोसेंट होती हैं, पहले ही बॉयफ्रेंड प्लेस करके अपनी वीडियोस बना लेते हैं। ऐसे बड़े सारे केस हैं जिसमें लड़कियों को ब्लैकमेल किया था विद द पिक्चर्स एंड फोटोज। बट नाउ सिंस लास्ट फ्यू ईयर्स अनदर सेगमेंट अचानक से जग गई है जिसमें कि लड़कियां जो है लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं। ठीक है, वो होते हैं सेक्सटॉर्शन के केसेस। अच्छा, अब क्या है, फॉल्स रेप केसेस के थ्रू ब्लैकमेल कर रही हैं लड़कियां। ठीक है, वो क्या करती हैं कि डेटिंग साइट्स जो बनी हुई है, टिंडर हो गई, बम्बल हो गई, दूसरी ऐप्स हो गई, इस पे फेक प्रोफाइल्स बना के लड़कियां आ जाती हैं और फेक प्रोफाइल्स बना के उसमें लड़के फ्रेंडशिप कर लेते हैं बिना उनका बैकग्राउंड चेक किए। ठीक है, लेटर ऑन वो उनको बुलाती जी ओयो रूम में आ जाओ, किसी में इसमें आ जाओ, उसमें आ जाओ। जब वो चले जाते हैं तो पूरा उनके पीछे नेटवर्क होता है, पुलिस वालों का भी होता है, लॉयर्स का भी होता है। वहाँ पे जाके उनको वो करते हैं, अंदर जैसे लड़का गया उसके ऊपर रेप का केस डालने की धमकी देके उसे ह्यूज चंक्स ऑफ मनी एक्सप्लॉइट किया जाता है। ठीक है, तो ऐसा एक केस हमने किया जिसमें ऐसे एक लड़के को सिमिलर वे में फंसाया। उसको एक ओयो रूम में गया, वो ओयो रूम में जाके लड़की से मिला, बट उसको शक हो गया कि लड़की ना किसी तरह मेरा वीडियो बनाने की कोशिश कर रही है, एंड शी वॉज ट्राइंग टू बी ओवर एग्रेसिव ऑन हिम कि वो उससे फिजिकल कॉन्टेक्ट बनाए। ठीक है, वो डर गया, उसने बनाया नहीं, वो बाहर आ गया। अब लड़की ने फिर भी उसके ऊपर रेप का केस डाल दिया क्योंकि लड़की अंदर, उसके पास तो कोई एविडेंस है नहीं कि उसने कुछ नहीं किया, और लड़की को ये पूरी अथॉरिटी है कि अपना मेडिकल कराए या अपना मेडिकल ना कराए। मतलब सर आप लॉ ने उसको ये अथॉरिटी दे रखी है कि अगर वो किसी भी लड़के के ऊपर रेप का चार्ज लगाती है, ठीक है, तो उसको ये अथॉरिटी है कि वो अपना मेडिकल टेस्ट कराए या ना कराए। मैंडेटरी नहीं है वो टेस्ट, शी कैन रिफ्यूज फॉर द टेस्ट, और आप उसको फोर्स नहीं कर सकते। फोर्स नहीं कर सकते हो। तो लड़का कैसे प्रूफ करेगा? लड़कियों को यही प्रॉब्लम है हिंदुस्तान में, इससे तो ब्लैकमेलिंग हो रही है इतनी ज्यादा, इससे तो बढ़ गई है। ठीक है, फिर लड़के को आखिर में पैसे देके ही सेटल करवाना पड़ता है। ठीक है, सो अनलेस अनटिल वो प्रोफेशनल हेल्प हायर करे। ठीक है, तो ऐसे केसेस बड़े सारे बढ़ गए जहाँ पे लड़कियां ब्लैकमेल करना शुरू हो गई हैं। नया सेगमेंट आया, गेस को ब्लैकमेल करते हैं लोग। जो गे लोग होते हैं, ऐसे हमने कितने केस करे हैं, वो साइट्स पे ना सर्च करते रहते हैं कि भाई कोई हमें गे पार्टनर मिल जाए। ठीक है, तो ऐसे बड़े सारी साइट्स बन गई जहाँ पे गे पार्टनर्स प्रोवाइड भी करते हैं कि हाँ भाई हम भी गे हैं, ये है वो रिलेशनशिप बनाने जाते हैं अपना। ठीक है, तो जो दूसरे पर्सन होते हैं उनकी वीडियोस बना के उनको ब्लैकमेल करना शुरू करते हैं। और गेस के साथ और भी बड़ी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको पेरेंट्स तक को नहीं पता होता वो गे है। तो ये भी ब्लैकमेल तो ये भी ब्लैकमेल है कि तुम्हारी सोसाइटी में बता देंगे तुम गे हो और तुम्हारे पिक्चर्स और वीडियोस एक्सप्लॉइट कर देंगे। ठीक है, तो लोग करोड़ों रुपए दे देते हैं, घर में चोरियां करना शुरू कर देते हैं, अपने ही घर में अपनी मदर की, अपने फादर की ज्वेलरी बेच देते हैं ब्लैकमेलिंग में आके। ठीक है, इतने लेवल तक ब्लैकमेल किया जाता है। तो सर ये तो हो गया इस तरह से सेक्सटॉर्शन, जैसे आपने कहा कि लड़कियां लड़कों को ब्लैकमेल कर रही हैं, ये ब्लैकमेलिंग के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। एक और टाइप मेरे को लगता है जो बहुत इंक्रीज हो गया, इस चीटिंग, इनफिडेलिटी के केसेस आपके पास आते होंगे। बहुत आते हैं क्योंकि ना नॉर्मल जब एक इंसान होता है, मी बीइंग अ लाइफ एंड रिलेशनशिप को, जब मैं इस प्रोफेशन में नहीं था तब मेरे को लगता था यार इतनी अच्छी दुनिया है, कौन ही किस पे चीट करता होगा, या किसका पति या किसकी पत्नी किस पे चीट करते होंगे, ऐसा तो होता ही नहीं है, वो किसी और दुनिया में होता होगा, ऐसा लगता था एक आम इंसान को। लेकिन अब जब थोड़ा इस प्रोफेशन में लोगों से बात होती है तो पता चलता है बहुत ज्यादा है। लेकिन आप तो प्राइवेट डिटेक्टिव हो, तो शायद आपको तो और भी ज्यादा पता होगा। एक बात बताऊं, और थोड़ा सा लाइटर नोट पे बताता हूँ।
मैं किसी सिनेमा हॉल में जाता हूँ ना अपनी फैमिली का मूवी देखने या किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ, तो मैं तो अपनी डॉटर को और अपनी वाइफ को बताता हूँ, देख दे आर चीटिंग कपल, दे आर एन एक्चुअल कपल। इतनी इंस्टिंक्ट्स डेवलप हो गई है। तो क्या होता है कि हमें पता ही चल जाता है, देखने से पता चल जाता है कौन सा चीटिंग कपल है और कौन सा नहीं है। लेकिन फिर भी ये तो चलो लाइटर नोट पे था, बट ये जो है वो इतने ज़्यादा एक्सीड हो गए केसेस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के, आई कांट टेल यू। मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अगर प्री मैट्रिमोनियल जितने केसेस हमारे पास आते हैं ना, उतने ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के केसेस आते हैं, ठीक है। और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में क्या है कि अच्छा, अब आपको एक बात बताऊं क्या हो गया है कि पहले तो क्या हुआ करता था कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, आज से मैं अगर 28 साल पहले की बात करूं जब हम इस प्रोफेशन में थे, तो इंसेस्ट ज़्यादा होता कि अपनी रिलेशन में अपने ब्रदर इन लॉ के साथ अफेयर हो गया, इसके साथ अफेयर हो गया, उसके साथ अफेयर हो गया। अब क्योंकि कॉर्पोरेट कल्चर बढ़ता जा रहा है, तो इन हाउस ऑफिस रोमांसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो अपने ही ऑफिसेज में जो है अफेयर होने बहुत ज़्यादा शुरू हो गए, ठीक है। सो हस्बैंड और वाइफ के पास लिमिटेड टाइम रह गया घर में, ऑफिस में ज़्यादा टाइम बिताते हैं, तो जो पर्सन ऑफ अथॉरिटी और पावर नज़र आता है उनको, या जिसकी पर्सनालिटी भी अच्छी है, तो पीपल टेंड टू गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दोज पीपल। तो और दिन भर आप उनके साथ रहते हो, इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है, ठीक है। तो रिलेशनशिप्स डेवलप हो जाते हैं। तो इसलिए ना रिलेशनशिप्स, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स बहुत लार्ज क्वांटिटी में बढ़ गए हैं। और आज की डेट में तो मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं पब्लिक के लिए भी बताना चाहता हूँ, अलर्ट रहना चाहिए पब्लिक को इस चीज़ से। आज की डेट में जिम इंस्ट्रक्टर्स, डांस इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, जुम्बा इंस्ट्रक्टर्स, ये एक नई सेगमेंट डेवलप हो गई। इसके सबसे ज़्यादा केसेस हमारे पास आ रहे हैं। मैं नहीं कहता सब बेकार है, मैं कहता हूँ लेकिन एक्सप्लॉयटेशन इसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर मैरिड वुमन को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, उनको एक्सप्लॉयट करते हैं। अच्छे खासे पर्सनैलिटी तो होती है इन लोगों की, और फेक बन के, ठीक है, उनको मीठी मीठी बातें करते कि वो जो सुनना चाहती हैं वही बातें करके, उनको इतनी अटेंशन अपने हस्बैंड से नहीं मिलती, अपने इन लॉ से नहीं मिलती, उनकी दुखती रग पे हाथ रखते हैं। ओ तुम्हारे हस्बैंड ने ऐसा किया, ओ तुम्हारी मदर इन लॉ ने ऐसा किया, ओ माय गॉड। उनका हर तरीके से उनको ना अट्रैक्ट करते हैं, उनको साइकोलॉजिकली इतना कैप्चर कर लेते हैं कि वो उनसे बाहर को सोच ही नहीं पाती, ठीक है। और कैप्चर करके उनसे फिजिकल रिलेशनशिप्स बनाते हैं, उनके वीडियोस बनाते हैं। जब तक तो उनको इन रिच लेडीज से गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स मिल रहे होते हैं, ठीक है, तब तक तो उनके साथ बड़े प्यार से रहते हैं। जिस दिन उनको ये रियलाइज होगा किसी एक लेडी को इनमें से, ठीक है, और अच्छा ये भी दिखाते हैं मैं सिर्फ तुम्हारे साथ हूं, मैं किसी और का हुई नहीं, जबकि होते 20-20 लोगों के साथ है साथ में, ठीक है। तो और जिस दिन वो गिफ्ट मिलने बंद हो जाते हैं, उस दिन से ब्लैकमेलिंग स्टार्ट हो जाती है। और सर ये कॉर्पोरेट कल्चर की आपने बात की थी, ये तो पीछे इतना आ रहा था कि अब कॉर्पोरेट में तो इतने ज़्यादा बढ़ गए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, स्पेशली इन द कॉर्पोरेट कल्चर। तो ये एक्चुअली केसेस में भी बढ़ रहे हैं, ये सिर्फ अभी बातचीत चल रही है, बट ये बिल्कुल बढ़ रहे हैं, 100% बढ़ रहे हैं। यहीं से तो सबसे ज़्यादा अब हमारे पास पता है क्लाइंट्स आते हैं, वो ये कहते हैं जी आप जो है ना, हमारा जो पर्सन, मतलब मेरा जो हस्बैंड है, जो मेरी वाइफ है, उसका जो पैरामर है, जो पार्टनर है, वो सेम ऑफिस में काम करते हैं, ठीक है। हाउ यू मेक द वीडियोज इनसाइड द ऑफिस, ठीक है, ऑफ बोथ ऑफ देम टुगेदर। तो मैं उनको एक ही बात बोलता हूँ कि जितने केसेस हमारे पास आते हैं ना, आउट ऑफ 100%, 70% केसेस इनसाइड ऑफिस रोमांसेस होते हैं। 70% जो सेम ऑफिस में ही काम कर रहे होते हैं दोनों लोग, ठीक है। और मैं ऑब्वियसली मैं उनको ये बोलता हूँ कि भाई हम ऑफिस के अंदर जाके वीडियोस नहीं बना सकते, बट ऑफिस में क्या होता है कि बहुत लोगों की आंखें आपके ऊपर होती हैं, ठीक है। तो आप ऑफिस में एक दूसरे क्लोज नहीं हो सकते, कोजी नहीं हो सकते, आपको एक डेकोरम मेंटेन करना होता है ऑफिस में। To get close to each other, you have to move out of office, and that is the time when we catch them. Right? So this is how it happens. और inside office romances के ही सबसे ज़्यादा केसेस हैं आज की डेट में। और सर ऐसा भी है ना कि मतलब ऐसा अक्सर देखा गया कि जो लोग चीट कर रहे हैं, कोई आदमी चीट कर रहा है, कोई लेडी चीट कर रही है, अक्सर वो अपनी मैरिड लाइफ में वैसे बहुत अच्छे पार्टनर्स बन के दिखाने की कोशिश कर रहे होते हैं। लाइक आप बता नहीं सकते कि वो इंसान इतना अच्छा। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इतना अच्छा केस मेरे दिमाग में आया ना, इतना अच्छा केस ये बात सुन के कि मैं खुद भी हैरान हो गया था। अब एक वाइफ है, वैसे इतने अच्छे रह नहीं पाते लोग, लेट मी जस्ट टेल यू, उनके बिहेवियर में बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। लेकिन ये केस में बताऊंगा जरूर, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है जिसमें वो अच्छी बन के रही थी लेडी, ठीक है। तो नॉर्मली बिहेवियर में चेंज क्या होता है कि जैसे कि आपके अपने पार्टनर की तरफ जो है ना, सेक्सुअल इंटीमेसी कम हो जाती है, ठीक है। आप हमेशा लॉस्ट रहते हो, फिजिकल बॉडी आपकी वहाँ पे प्रेजेंस रहती है, लेकिन आपका जो माइंड है कहीं और वॉन्डर कर रहा होता है। आपके चैट्स पे जो है लॉन्ग टाइम बढ़ जाता है। आप बाथरूम में जाते हो तो बाथरूम में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, चैट्स करते रहते हो बाथरूम में बैठ के। आप जो अपने फोन को लॉक कर लेते हो, ठीक है, फोन का पासवर्ड अपने पार्टनर को नहीं बताते हो, ठीक है। आप कहाँ पर हो, कहाँ पर नहीं हो, आप जल्दी नए नए कपड़े पहनना शुरू कर देते हो, नई ज्वेलरी पहनना शुरू करते हो, नए शूज़ खरीदना शुरू कर देते हो, कार्स अपनी बेस्ट कार्स यूज़ करना शुरू कर देते हो, वॉचेस नहीं खरीदना शुरू कर देते हो,
हो, ठीक है, आपके अंदर ना यूथ जग जाता है एकदम से, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना, इसे कोई भी जज कर सकता है कि यू नो देयर इज समथिंग रॉन्ग, कुछ अननेचुरल बिहेवियर, ठीक है। ये तो हो गए वो केसेस जिसमें, और ज्यादातर यही होते हैं कि आप जो है ये चीज, ये कुछ साइंस है जिससे आप चेक कर सकते हो इनफिडेलिटी है या नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम उन केसेस, उस केस स्टडी पे जिसमें ये वाइफ जो थी, हमारे पास हस्बैंड सिर्फ ये लेकर आया कंप्लेंट कि मेरी वाइफ मेरे से बड़ी अच्छी है, ठीक है, शी इज़ गुड इन एवरीथिंग, घर का बड़ा ध्यान रखती है, मेरा बड़ा ध्यान रखती है, केयरिंग बहुत है, ठीक है, हर चीज़ का ध्यान रखती है, घर में मेरे पेरेंट्स का बड़ा ध्यान रखती है। लेकिन मुझे जो है ना एक बात के ऊपर शक है कि उसके पास ना वो लुई विटन का बैग यूज़ कर रही है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद रही है। मैं तो एक मिडिल क्लास आदमी हूँ, ठीक है, एक्सपेंसिव ज्वेलरी खरीद रही है, वो जो है मिडिल क्लास, वो जो है लुई विटन का बैग खरीदा उसने, अभी एक्सपेंसिव मैक का मेकअप खरीद रही है, ठीक है। उसके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? एक्सपेंसिव में उसके पास देखता हूँ तो उसकी जो वो है बैलीज हैं, वो सब है, वो मतलब शूज़ जो पहनती है बेसिकली, ठीक है, वो 50,000 रुपये के शूज़ आ रहे हैं, ठीक है, एक्सपेंसिव ब्रांडेड कपड़े खरीद रही है। अब मैं उससे पूछता हूँ कि भाई ये सब कहाँ से आ रहा है, तो कहती है कि मैं हाई प्रोफाइल किटीज़ ज्वाइन करी हुई है, जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना सारी किटी की, वो मुझे दिलाती हैं सारी चीज़ें, ठीक है, क्योंकि वो चाहती हैं कि मैं उनके ऐसे लगूँ, मेरे को बड़ा लाइक करती हैं, मेरे से बड़ा प्यार करती हैं। तो उसने कहा कि लेकिन मुझे शक है यार, कौन किसी के लिए इतना करता है, फिर भी अगर ऐसा है तो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप ये चेक करके बताओ कि जो कह रही है सच भी है या नहीं है। हमने उसको फॉलो करना शुरू किया, हमें देखा कि घर से तो जो है वो अपनी मदर इन लॉ को नाच दिखाने के लिए तैयार व्यार होकर निकलती है, अपने एक बैग लेके निकलती है, 5 स्टार होटल में जाके अपने कपड़े चेंज करती है और एकदम फैंसी हो जाती है, फैंसी होके और अपने बैग्स वैग्स लेके वो सब चीज़ें लेके जाती है और किटी पार्टीज अटेंड करती है। अच्छी हाई प्रोफाइल लेडीज़ है, किटी पार्टीज भी अटेंड करती थी, वो भी हमने देखा, हमने सारे वीडियोज़ भी बना लिए, ठीक है। सो अब हमने लेकिन ये देखा कि जब किटी पार्टीज में वो कार्ड पार्टी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं ना, तो दूर से बैठ के हमने देखा कि वो अपना पैसा लगा रही है, फ्रेंड्स उसको कुछ नहीं दे रही, ठीक है। और फ्रेंड्स का जैसे नॉर्मल किटीज होती है ना, वैसी ही किट्टी थी उसकी भी, ठीक है। कोई ऐसा नहीं मुझे लगा कि कोई बहुत क्लोज फ्रेंड हो उसकी जो उसको पैसा दे देगी या कुछ कर देगी, ऐसा कुछ नहीं लगा। सारी हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स, दैट वाज ट्रू, ठीक है। लेकिन सब अपने अपने बैग्स लेकर आ रही है, इस सब ऊपर कौन ध्यान दे रहा है? और बल्कि ये तो फ्लैम्बॉयंसी में दिखा रही है, देखो मैंने ये खरीदा, देखो मैंने ये लिया, देखो मैंने वो लिया, फ्लैम्बॉयंसी में उनको उल्टा दिखा रही है, ठीक है। तो अगर वो दे रही है तो वो दिखाएगी कि उनको जी। तो हमारे को इस बात से बड़ा शक हुआ, फिर हमने उसको और कई दिनों तक फॉलो किया। तो ऐसे ही एक दिन तैयार वैयार होके वो एक होटल में गई, तो होटल में अंदर तो चली गई वो, हमने जाते हुए उसके वीडियोस बना लिया अंदर जाते हुए। जो बाहर निकली तो एक आदमी के साथ बाहर निकली, ठीक है, उसके बाद उसी कार में आके उसको बाय कर रही थी, हमने उसके दोनों के वीडियोस बना लिए साथ में। तो जब वीडियो बना लिया, हमें लग तो गया कि अब तो कुछ और चक्कर है। अच्छा, जब वो उसके साथ जब मिल के आ रही थी, उसके हाथ में एक बैग भी था, ठीक है, तो हमें लगा कि इसमें जरूर गिफ्ट्स होंगे इस बैग में, ठीक है। तो जब वो बाहर आई तो हमने उनके दोनों को वीडियोस बना लिए, उसके हस्बैंड को प्रेजेंट किए। यू नो व्हाट टर्न्ड आउट, शी वाज इनटू एन अफेयर विद द हस्बैंड्स बॉस। गॉड, हमें नहीं पता वो कौन है, उसके हस्बैंड ने खुद ही रिकॉग्नाइज किया, कहते हो माय गॉड, ये तो मेरा बॉस है। अब ऐसी सिचुएशन में इंसान कैसे ही पता लगाए क्या सही है क्या गलत है। यस, आजकल मतलब ये फिगर आउट करना बहुत मुश्किल हो गया है। मैं एक बात बताऊं, क्या होता है कि लोग, जब मैं कई सारे पॉडकास्ट में जब अपने केस हिस्ट्रीज बताता हूँ, अपनी जो केस स्टडीज बताता हूँ, एक एक केस स्टडी जो है ना, एक एक केस स्टडी हमारी लाइफ का इवेंट है। हमारी लाइफ ना बड़ी मिस्टीरियस है, जो लाइफ लोग इमेजिन भी नहीं कर पाते ना, वो लाइफ हम रोज जीते हैं, ठीक है। बिकॉज हर केस स्टडी नई है, हर केस नया है। कितने लोग जो है ना हमारे को मेरी स्टोरीज के ऊपर लोग कहते हैं कि इट्स अ फेक स्टोरी, कंप्लीटली फेक स्टोरी, ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज उन लोगों की इमेजिनेशन ही वहां तक नहीं जाती कि ऐसा हो भी सकता है सोसाइटी में, ठीक है। लोगों को लगता है फिल्म में स्टोरी है, ठीक है। फिल्म्स में स्टोरीज कहाँ से आती हैं? फिल्म्स में भी तो रियल लाइफ से कहीं ना कहीं से इंस्पायर होती हैं, किसी ने कुछ ना कुछ देखा था तभी तो आती हैं, ठीक है। बेसिकली क्या है कि जितनी भी हम जो लाइफ जीते हैं ऑन डेली बेसिस, ठीक है, वो लाइफ इज फार मोर मिस्टीरियस देन पीपल कुड इवन इमेजिन। इसीलिए मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, ट्रुथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, ठीक है। तो बेसिकली लोग फिक्शन को ही सोच के बोलते हैं फिक्शन है, बट ट्रुथ उससे ज्यादा स्ट्रेंज होता है, वो हम जीते हैं, हमें पता है। जो जिस आदमी को भी ये शक है ना कि हमारी स्टोरीज अनरियल है, वो हमारे साथ 1 महीना आगे जिए, हमारी लाइफ जिए, हमारे साथ 1 महीना रहे, एंड देन ही विल रियलाइज कि हम क्या क्या डेली बेसिस पे देखते हैं। पीपल को बॉन्कर्स, जो लोग नए ज्वाइन करते हैं, आईबी ऑफिसर ने हमारे एक बार ज्वाइन किया, ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो ऑफिसर ने, ठीक है। तो नए नए आए थे वो हमारे यहाँ, आईबी से रिटायर होके आए थे।
तो जब वो हमारी कंपनी में आकर उन्होंने ज्वाइन किया ना, वो ही हैड गॉन बॉन्कर्स, कहते हैं हमने गवर्नमेंट में कभी ऐसी चीजें नहीं देखी और इस तरीके मेथड्स इंप्लीमेंट नहीं किए इन्वेस्टिगेशन करने का जो हम यहाँ पे देख रहे हैं चीजें. डोमेस्टिक इन्वेस्टिगेशंस आर टोटली डिफरेंट टू क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, नेशनल इन्वेस्टिगेशंस. अब सर एग्जैक्टली जो आपने ये चीज़ कही कि एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को या डिटेक्टिव को आपको इस फील्ड के अंदर ऐसे ऐसे केसेस के बारे में पता होगा, ऐसी चीज़ों के बारे में पता होगा जो नॉर्मल लोगों के लिए सिर्फ एक इमेजिनेशन है. Correct. कि यार ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा तो शायद एग्जिस्ट ही नहीं करता. हमने बात करी अबाउट चीटिंग, हमने बात करी अबाउट ब्लैकमेलिंग. एक और केस आजकल ना ऐसी बातों में आ रहा है, आप बताना ऐसा है या नहीं, आपने कभी ऐसे केसेस सुने या नहीं, कि आजकल ना बहुत ज़्यादा मेट्रोपॉलिटन्स में खास करके ना सेक्स रैकेट्स बढ़ने लगे हैं, जहां पर कि नॉट जस्ट प्रोस्टिट्यूट्स बट एक्चुअल हाउसवाइव्स आर इनटू इट, या यू नो सम कॉलेज गोइंग गर्ल्स आर वर्किंग इनटू इट. एंड कई बार उन वाइफ्स के हस्बैंड्स को ही नहीं पता होता दैट शी इज इनटू दिस प्रोफेशन, या उन लड़कियों की फैमिली को नहीं पता होता कि जो पढ़ने गई हैं एक मेट्रोपॉलिटन सिटी में, एंड दे आर डूइंग ऑल ऑफ दिस. हैव यू हर्ड? हर्ड नहीं, कितने सारे केस हमने इन्वेस्टिगेट किए. ये तो हम केसेस लाते भी नहीं है डोमेन में, बिकॉज ये तो बड़ी रेगुलर इन्वेस्टिगेशंस है. ठीक है, ये तो हम लोग इसलिए नहीं बताते क्योंकि इसके बारे में तो मेरे ख्याल से दुनिया ही जानती होगी, शायद हम ऐसा सोचते हैं. ठीक है, ये तो केसेस बड़े आम केसेस हैं. कॉलेज गर्ल्स टर्निंग आउट टू बी इनटू प्रोस्टिट्यूशन जस्ट टू बाय एक्सपेंसिव स्टफ फॉर देमसेल्व्स. ठीक है, हाउसवाइफ्स टर्निंग आउट टू बी इनटू प्रोफेशन बिकॉज देयर हस्बैंड्स आर नॉट, ईदर दे आर नॉट अर्निंग वेल और दे आर नॉट एबल टू बियर द एक्सपेंसेस ऑफ देयर वाइफ्स. ठीक है, जो उनको हाई प्रोफाइल लाइफस्टाइल पसंद है, उनको घूमना फिरना लैविश लाइफ्स पसंद है. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बहुत सारा इंसिडेंट बताया, ये भी क्या है, it's a kind of a prostitution only, right? She's doing it for lavish life, right? तो ये चीजें तो बड़ी कॉमन हो गई हैं आजकल, right? एंड और क्या है कि आजकल तो कई सारी साइट्स भी ऐसे बन गई हैं जो कहती हैं कि हाउसवाइफ को जो रजिस्टर करना चाहे हमारे पास आके रजिस्टर करे. एयर हॉस्टेसेस को कहती हैं, मॉडल्स को कहती हैं जो हमारे साथ रजिस्टर करना चाहे हमारे साथ रजिस्टर करे. ठीक है, तो ये तो बड़ा रैम्पेंट प्रोफेशन हो गया है. कितने सारे मॉडल कोऑर्डिनेटर्स जो हैं, जो मॉडलिंग एजेंसीज में काम करते हैं, वो इस काम को प्रोवाइड करवाते हैं गर्ल्स को. And these girls, these women are from good families, अच्छे फैमिली बैकग्राउंड से हैं. मैं अच्छे फैमिली बैकग्राउंड की ही बात कर रहा हूँ. गॉड. ठीक है, और देखो बहुत अच्छा फैमिली बैकग्राउंड, बिल्कुल ही अच्छा नहीं है, जिनके पास सभी कुछ प्रोवाइडेड फॉर है. ठीक है, दुनिया में उनको इस काम को करने की बहुत ही कम जरूरत पड़ती है. अब मेरे को ऐसा केस कोई आया नहीं. ज्यादातर ये जो लेडीज होती हैं, जो गर्ल्स होती हैं ना, जो ऐसे रैकेट में फंस जाती हैं, दे आर मिडिल क्लास बट दे आर गुड लुकिंग. हाँ, मिडिल क्लास हैं बट फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, फ्रॉम अ डिसेंट फैमिली, जहाँ पे उनके पेरेंट्स को भी नहीं पता कि वो क्या कर रही हैं, जहाँ पे उनके हस्बैंड्स को भी नहीं पता वो क्या कर रही है बाहर जाके. और ये फिर अगर जब चीजें लाइमलाइट में आती हैं, लोगों को पता चलती होंगी, तो वो शॉक्ड रह जाते होंगे कि ऐसा हो कैसे सकता है. यस, ऑब्वियसली लोगों के लिए, देखो लोगों के लिए तो हर चीज जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, ठीक है, वो शॉकिंग है. ठीक है, आम आदमी कैसी जिंदगी जीता है बेचारा? अपने ऑफिस जाता है, अपने ऑफिस से घर आता है, घर पे आके अपनी बीवी बच्चों का सो जाता है टेलीविजन वगैरह देख के. ठीक है, यही आम आदमी की जिंदगी है हिंदुस्तान में. ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें क्या चल रही हैं उसको बेचारे को क्या नॉलेज है उसको, बल्कि इन पॉडकास्ट के थ्रू आम लोगों को भी नॉलेज आएगी ताकि वो अवेयर रहे जिंदगी में कि उनको कोई फ्रॉड या चीटिंग ना कर पाए. साइबर फ्रॉड इतना क्यों बढ़ रहा है? तो पीपल आर इनोसेंट. कोई भी किसी को बेवकूफ बना सकता है. ओटीपी लेना कितना आसान है लोगों से. क्यों साइबर फ्रॉड इतना बढ़ रहा है? क्यों सेक्सटॉर्शन के रैकेट्स इतने बढ़ रहे हैं? पीपल आर इनोसेंट. तो सर ऐसे ही केसेस जब हम बात करते हैं अबाउट इनफिडेलिटी, चीटिंग, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स, ये इन सारी चीज़ों के अराउंड, अगर मैं आपसे पूछूं आपकी लाइफ का कोई सबसे स्ट्रेंज केस, एक ऐसा केस जिसने आपको भी शॉक कर दिया कि यार ये क्या हुआ? देखो ये केस ना मैं वैसे 2-3 जगह बता चुका हूँ, बट वो स्ट्रेंजेस्ट है तो मैं अब लाई तो कर नहीं सकता कि वही स्ट्रेंजेस्ट केस है. उससे ऊपर मेरे को आज तक कोई मिला नहीं केस. वो स्ट्रेंजेस्ट केस इसलिए है कि हम एक केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं. केस के ऊपर इन्वेस्टिगेशन क्या कर रहे हैं, हमारे पास एक लड़का आता है इन्वेस्टिगेशन कराने. ठीक है, वो कहता है जी स्टोरी क्या है. स्टोरी है कि एक आदमी, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, अपना हॉस्पिटल बना रहा है, मैट्रिमोनियल अलायंस सीख कर रहा है, एक फैमिली को अप्रोच करता है जहाँ पे एक मदर है, उसकी डॉटर है, ठीक है, और एक उसका भाई है, फादर एक्सपायर हो चुके हैं. ठीक है, सो उनको अप्रोच करता है डॉक्टर, कहता है जी मेरे को आपकी प्रोफाइल मैट्रिमोनियल पे अच्छी लगी, मैं आपसे शादी करना. किसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट से अप्रोच करा? हाँ, लड़की को अप्रोच किया जी. तो लड़की जो थी वो शी वॉज अ गुड लुकिंग गर्ल. ठीक है, तो उसने कहा कि भाई मैं शादी करना चाहता हूँ. अब धीरे धीरे नॉलेज भी थी उसको मेडिकल साइंस की सारी चीज़, तो उनके क्लोज आ गया. ठीक है, अब क्लोज आके उसने क्या किया कि वो लड़की जो है मदर से ज़्यादा क्लोज हो गया. और जो मदर थी उस लड़की की, ठीक है, उस ही हैड फॉलन टू द लव विद द बॉय.
और वो उसने लड़के ने भी मदर को प्रपोज कर दिया कि आई वांट टू मैरी यू, आई डू नॉट वांट टू मैरी योर डॉटर। ठीक है, मतलब ट्विस्ट देखो केस में। अब क्या हुआ, चलो ये तो समझ में आती है बात कि उसने बोल दिया, स्ट्रेंज है। ठीक है, दोनों के रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए, मदर के और उसके लड़के के सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए। सेक्सुअल रिलेशनशिप्स डेवलप हो गए, अब पूरा का पूरा ट्रस्ट हो गया, सब कुछ हो गया। अपने मदर अपने बेटे से भी हाइड कर रही है, अपनी बेटी से भी हाइड कर रही है कि व्हाट इज शी अप टू। ठीक है, बेटी सोच रही है मुझे ही शादी करनी है इससे, इसलिए घर में आता है, बट चल कुछ और रहा है घर के अंदर। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि उसने, रिच फैमिली थी, उसने मदर को बोला कि भाई मैं अपना हॉस्पिटल जो बना रहा हूँ उसके में 3 करोड़ रुपए चाहिए वाइट में। ठीक है, और मैं आपको कैश में वापस कर दूंगा, क्योंकि हॉस्पिटल बनाने के लिए वाइट में पैसे की जरूरत है। उन्होंने 50-50 लाख रुपए 6 चेक काट के दे दिए उनको कि चलो ठीक है आ जाएंगे। पोस्ट डेट चेक दे दिए, एक करंट डेट दे दिया और बाकी पोस्ट डेट दे दिए कि हर महीने एक 50-50 लाख रुपए आप निकाल लेना इसमें से। उन्होंने ठीक है, उसने जाते ही 50 लाख रुपए का चेक बैंक कर दिया। ठीक है, बिना मदर को बताए कि मैं बैंक कर रहा हूँ। ठीक है, तो चेक क्लियर हो गया उनके अकाउंट से। मदर ने उसको फोन करके बोला कि भाई आपने बैंक कर दिया, आपने बताया नहीं, बता दो जैसे मैं प्रिपेयर रहती हूँ उसके लिए, मतलब वो चेक्स दिए थे। तो कहते हैं कि वो तो मैंने बैंक कर दिया। उसने कहा मदर ने तुम्हारा 50 लाख रुपए कैश में दो, मुझे अपनी बेटी को भी तो बताना है। तो टाला मटोली करने लगा कि नहीं भाई अभी नहीं दे सकता, ये है वो है एंड ऑल दैट स्टफ। ठीक है, तो इतने मदर को थोड़ा सा शक हुआ, इसने कहा कि चलो मैं बाकी सारे चेक की स्टॉप पेमेंट करा दूँ। उसने स्टॉप पेमेंट करा दी बाकी सारे 5 के 5 चेक्स की, जो 2.5 करोड़ रुपए के बचे थे जी। अब देखो मैं ट्विस्ट बता रहा हूँ स्टोरी का, कितना स्ट्रॉन्ग ट्विस्ट है इसमें। ये जो बंदा था, ठीक है, 50 लाख रुपए दिए नहीं, ऊपर से 2.5 करोड़ रुपए की जो उसने चेक की स्टॉप पेमेंट कराई, उनका चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया उसके ऊपर। ठीक है, चेक बाउंसिंग का केस डाल दिया। और क्या किया, उससे भी इंपॉर्टेंट बात, जब वो मदर के साथ सोता था, ठीक है, उसके मोबाइल फोन से अपने मोबाइल फोन पे व्हाट्सएप मैसेज कर रखे थे कि मुझे आज 50 लाख रुपए रिसीव हो गए, फिर अगली डेट मुझे आज 50 लाख रुपए कैश में रिसीव हो गए, आज में 50 लाख कैश में रिसीव हो गए। अब जब वो पुलिस के पास गए कंप्लेंट करने, फिर उसने अपनी बेटे को और अपनी डॉटर को बता दी सारी बात, ऐसे ऐसे हुआ है। ठीक है, तो जब पुलिस के पास गए वो कंप्लेंट लेके, तो मैसेज लेके आगे जी देखो मैं उनको दे चुका हूं पूरे के पूरे 3 करोड़ रुपए कैश में, बल्कि इन्होंने मुझे 2.5 करोड़ रुपए नहीं दिए, ये मुझसे पूरे 3 करोड़ रुपए ले चुके हैं। और फिर जब हमने इस लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी तो पता चला वो तो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, ना तो कोई उसका हॉस्पिटल है, ना वो कोई डॉक्टर है, और 2 लेडीज को पहले भी ऐसी कर चुका है। स्ट्रेंजेस्ट केस, स्ट्रेंज बहुत सारे आते हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो आप हमारे लिए भी, हम तो ऐसे प्रोफेशन में रहते हैं, हमारे लिए भी अनबिलीवेबल सी हो जाती हैं। सो ट्रू, मतलब किस एक्सटेंट पे आजकल ये चीजें चल रही हैं, ये शायद नॉर्मल इंसान इमेजिन भी नहीं कर सकता कि ऐसा भी कुछ हो जाएगा। यस सर हमने इतने एक्साइटिंग केसेस के बारे में बात करी, लेकिन ना मेरे को अभी भी बहुत क्यूरियोसिटी है, जब भी हम किसी प्राइवेट डिटेक्टिव की बात करते हैं ना, इसके अंदर आपने जैसे बताया कि अलग अलग टीम्स जो होती हैं उसमें एक होते हैं आपके अंडर कवर एजेंट्स। अब जो अंडर कवर एजेंट है, आपने अभी ऑफ द कैमरा भी मुझसे डिस्कस किया था कि ये कोई भी हो सकता है, आपके घर की मेड हो सकती है, आपका कोई सब्जी देने वाला, दूध देने वाला, कोई भी हो सकता है एक अंडर कवर एजेंट जो आपकी इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहा हो। तो नॉर्मली एक घर के अंदर सबके घर में मेड्स होती हैं, तो क्या एक्चुअली उन मेड्स को भी ऐसे कन्वर्ट किया जा सकता है कि आप उनसे भी इंफॉर्मेशन? ज्यादातर उन्हीं को किया जाता है। ठीक है, और मेड्स जो होती है ना, आपके जो ड्राइवर्स होते हैं, 2 लोग, ड्राइवर्स और मेड्स, ये सबसे बड़े इन्फॉर्मेशन कैरियर्स होते हैं। गाड़ी में जब आप बैठते हो ड्राइवर के सामने मोबाइल पे सारी बातें करते हो आप, ठीक है, वो तो रॉबोट की तरह आगे बैठ के गाड़ी चलाता रहता है, बट आपको नहीं पता कि कान हमेशा ऑन रहते हैं। ठीक है, और वो सारी बातें आपकी सुनता है। ठीक है, चाहे भले ही बोले कुछ ना। ठीक है, सिमिलरली आपकी मेड है घर में, अपना काम करके जाती है, सिर्फ आपको ऐसे ही लगता है। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं कर रही होती, उसके कान हर जगह होते हैं। ठीक है, और एक बात बताओ कि सबसे बड़े सोसाइटीज में आप जाते हो ना, तो एक के घर की बात दूसरे घर में जाके मेड्स ही करती हैं सबसे ज्यादा। ठीक है, तो बेसिकली क्योंकि इन्फॉर्मेशन कैरियर्स होती हैं। लेकिन हमें जैसे भरोसा हो जाता है कि यार ये तो 10 साल से हमारी मेड है, ये कहाँ ही कुछ इन्फॉर्मेशन। लूज टॉकर्स होते हैं। ठीक है, लूज टॉकर्स होते हैं। और सपोज करो आप अपनी मेड को सैलरी देते हो 20,000 रुपए जी। ठीक है, इफ समबडी गिव्स देम अ सैलरी ऑफ 40,000 रुपीज, ठीक है, विल शी वर्क फॉर यू, विल शी वर्क फॉर हिम? फॉर हिम। ठीक है, और अगर वो 40,000 रुपए देके वो ये बोले कि तू 20,000 भी ले वहां से और 40,000 में तेरे को और ऊपर से दूंगा, ठीक है, तू सारी इंफॉर्मेशन मुझे दे, फिर क्या होगा?
और ये क्या आपने रियल लाइफ में भी ऐसे इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करवाई है मेड से कि हमें? ये तो रेगुलर है। ये तो देखो, प्री मैट्रिमोनियल केसेस में आप घर के बारे में, फैमिली का नेचर जानना चाहते हो। हाँ। ठीक है भाई, फैमिली का नेचर कैसा है, फादर मदर कंडक्ट कैसा है, माइजर फैमिली तो नहीं है, बहुत इंटरफियरिंग तो नहीं है, इनके घर में लड़ाई झगड़े तो नहीं होते, हार्मनी फ्लो करती है नहीं करती है, पेमेंट्स तुम्हें टाइम पे मिलती है नहीं मिलती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप कैसे निकालोगे? मेड से पता करके निकालते हो? ये तो हर केस में ही होता है। और अब मतलब ये है कि सेफ मेड के आगे कुछ बात करना भी नहीं, आई थिंक। मैं तो कहता हूँ करनी बिल्कुल नहीं। मैं तो ड्राइवर नहीं रखता। हमारी तो बातें भी इतनी वो होती हैं, ठीक है, कि कॉन्फिडेंशियल होती हैं। आई ड्राइव माई सेल्फ, आई नेवर कीप अ ड्राइवर। तो मतलब ये हम जिसे बहुत बार ना ट्रस्टवर्दी समझ लेते हैं सारे स्टाफ को, आसपास को। मैं आपको एक बात बताऊं, जो सबसे ज़्यादा ट्रस्टवर्दी जिसको आप समझते हो ना, जो सबसे ज़्यादा पुराना होता है, ठीक है, वही आज तक हमारे को सबसे ज़्यादा चोरियाँ भी हमने उन्हीं की लोगों की पकड़ी है कि उन्होंने चोरी करी है घर में, जिनके ऊपर विश्वास ही नहीं कर सकता कोई। जितने ज्वेलरी थेफ्ट होते हैं घर में, ठीक है, उसमें हमारे को ना लोग एक्सक्लूड कर देते हैं कि भाई इनके ऊपर हमें शक नहीं है, बाकी सबके ऊपर आप इन्वेस्टिगेशन कर दो। ठीक है, तो हमारे बड़े पुराने लोग हैं, वो निकलते वही हैं। इनकम टैक्स की रेड होती है ना जब किसी के घर में, इनकम टैक्स रेड में हमें पता चला है कि जो इनकम टैक्स रेड करी एक जगह पे आके, ठीक है, वहीं पर हाथ मारा जहाँ पे कैविटी थी घर में, जहाँ पे पैसा रखा हुआ था। ठीक है, और पता है कौन निकला? बदले किसने इन्फॉर्मेशन दी? 40 साल पुराना उनका, जिसको भाई समझते थे, वो आदमी निकला। ठीक है, हु विल यू ट्रस्ट? तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि अल्टीमेटली पता क्या है कि आपको ना जितना डिस्क्रीट रहो अपने घर में भी उतना अच्छा है। मतलब से बात करो सिर्फ उनसे, और उनके सामने कोई बात मत करो। ठीक है, आपकी जो मदर, इनोसेंट लोग हैं, देखो पुराने लोग हैं, हमारी मदर्स वगैरह, मेरी ही मदर है, इनोसेंट है, तो कुछ ही बात कर लेती है मेड के आगे, और अक्सर वो शेयर भी कर देती हैं घर में, शेयर भी करते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो मेरी मदर बड़ी इनोसेंट है, मैं उनको ही नहीं बताता कुछ बातें कि पता है कि पता ही ना चले, बातों में शायद आगे पास ऑन हो जाए। हाँ, तो मैं उनको ही कोई बात नहीं बताता जब हमें पता है कि हमारे घर में ऐसे लोग हैं कि जो बता देंगे, उनको भी मैं बताऊँ ऐसी बातें। तो क्योंकि ना सर कई बार देखा गया जो लोग 24 आवर्स हाउस हेल्प रखते हैं, जो उन्हीं के घर में रहते भी हैं, खाते भी हैं, सोते भी हैं, अक्सर वही ऐसे बहुत करते हैं। तो कोई ऐसा कुछ नहीं है कि जो रहते हैं सिर्फ वही करते हैं। जो आपके घर में झाड़ू लगाने भी आती है ना, वो भी कर सकती है। जो आके चली जाती है, आप कुक भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। ठीक है, किसी के आदमी के चेहरे पर तो लिखा नहीं हो कैसा है। ठीक है, जो आप जिसको भी एम्प्लॉय कर रहे हो, हमेशा बैकग्राउंड चेक करा के एम्प्लॉय करना चाहिए। और ये जरूर देखना चाहिए, देखो पता है क्या है, मैं लोगों को एजुकेट करने की कोशिश करता हूँ, ये देखना चाहिए अगर किसी का सडन चेंज इन द लाइफस्टाइल है ना, ठीक है, जैसे कोई मेड है आपके घर में कोरियर मंगा रही है एक्सपेंसिव चीज़ों के, अचानक से अच्छी चप्पल, अच्छे सूट्स वगैरह पहनने शुरू कर दिए, अच्छे मेकअप का सामान यूज़ करना शुरू कर दिया है। ठीक है, अचानक से आपको लगता है कि पहले तो बस में आती है, अब ऑटो में आती है। ठीक है, तो ये ना कुछ साइंस है जिससे आप समझ सकते हो कि इसका लाइफस्टाइल चेंज हो रहा है ना। और ये छोटी से छोटी जॉब में नहीं, बड़ी से बड़ी जॉब की भी बात करता हूँ, कॉर्पोरेट्स की भी बात करता हूँ मैं। कॉर्पोरेट्स में भी अगर 30-35 लाख रुपए की एम्प्लॉय वाला जो सैलरी जिसको मिलती है साल की, और वो मर्सिडीज कार खरीद रहा है, ठीक है, एक नई 10-12 करोड़ की उसने प्रॉपर्टी खरीद ली, ठीक है, ये सबसे बड़ा साइन होता है कि दैट ही इज डूइंग समथिंग रॉन्ग, और यू शुड गेट सच काइंड ऑफ पीपल इन्वेस्टिगेटेड इमीडिएटली। सर मेड्स वगैरह ड्राइवर्स के अलावा और आपके ऐसे कौन से मेजर वो होते हैं पॉइंट्स जिनके थ्रू आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं? देखो, आपके नेबर्स हो गए, आपके घर के प्रेस वाले हो गए, आपके जो है सर्वेंट्स हो गए, आपके गार्ड्स हो गए, आपके ऑफिस के कलीग्स हो गए, आपके ऑफिस का HR हो गया। ठीक है, अलग अलग सोर्सेज से डिस्क्रीटली और कॉन्फिडेंशियली अंडर सूटेबल कवर स्टोरीज इन्वेस्टिगेशन करी। डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन नहीं करी जाती, उनको पहले ट्रस्ट में लिया जाता है, कल्टिवेट किया जाता है, तब इन्वेस्टिगेशन को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करी जाती है, बातों बातों में इन्वेस्टिगेशन करी जाती है। अच्छा, आप मतलब डायरेक्ट जाके नहीं पूछते कि इनके यहाँ क्या हो रहा है, क्योंकि वहां पे वो तो आप एक्सपोज होकर पूछेंगे, क्यों पूछ रहे हो भाई आप, क्या रीजन है आपके पूछने का? तो आप कैसे, मतलब मान लो आप एक इंसान के नेबर को अप्रोच कर रहे हो उस फैमिली की इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए, तो डोंट यू फेयर कि यार बाई चांस हमने कोई बात करी और कहीं उन्होंने फैमिली, फीमेल एजेंट जाएगी आंटी से, जब घर पे अंकल नहीं है तो जाके फ्रैंको जाएगी किसी बहाने से, फ्रैंको के धीरे धीरे इन्फॉर्मेशन निकालना शुरू कर देगी उनसे कि आपके पड़ोसी कैसे हैं वो कैसे हैं, और हम आपके बराबर में घर ले रहे हैं, हमने यही वाला घर चूज कर लिया यहाँ पे, ठीक है, हम इस वाले उसमें शिफ्ट होने वाले हैं। दिस इज सो स्मार्ट। मतलब ये चीजें हम, स्मार्टनेस तो हमारे को, आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। गेटेड कम्युनिटी है गुड़गांव की, सपोज करो, या बॉम्बे की, जहाँ पे अंदर सिक्योरिटी से एंट्री होती है, फोन करके जी पूछते हैं कि आपको हम इस पर्सन को अंदर आने दें या नहीं आने दें जी। ठीक है, और
इतनी हाईली सिक्योर्ड सोसाइटी है, कैमेलियाज हो गई, अरेलियाज हो गई, मैग्नोलियाज हो गई, ठीक है, अब उसमें एंट्री नहीं कर सकते आप। आपके इन्वेस्टिगेशन टास्क आया हुआ है, प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी, मान लो प्री मैट्रिमोनियल इंक्वायरी है जो अरेलियाज में रहता है, ठीक है, आप उस सोसाइटी में एंट्री नहीं कर सकते जब आपको ये नहीं पता मेड कौन सी काम करती है इनका, कैसे इन्वेस्टिगेशन करोगे, कैसे अंदर एंट्री करोगे? हम करते हैं, लेकिन ये बता रहा हूं मैं, हम करते हैं, लेकिन आई एम पुटिंग दैट क्वेश्चन टू यू कि हाउ विल यू डू इट? मे बी कोई कोरियर डिलीवरी वगैरह की उससे की वो आपको कोरियर अंदर से मना कर देंगे, हमने कोई कोरियर मंगाया नहीं है, और आप गार्ड को दे दो बाहर। नो आइडिया। तो आई लीव दिस क्वेश्चन टू पब्लिक, लेट देम आंसर देम इन द कमेंट कि वो ऐसी जगह पे अगर इन्वेस्टिगेशन करनी होती तो अंदर एंट्री करके इन्वेस्टिगेशन कैसे करते? नेक्स्ट एपिसोड में फिर आप बताओगे कैसे करते। डन। आंसर मिलना चाहिए लोगों को। Yes. बिकॉज एंड आई गेस दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ डिटेक्टिव कि उसका माइंड कितना शार्प है, काम करता है। यस, बॉटलनेक्स हर इन्वेस्टिगेशन में आती हैं। हर इन्वेस्टिगेशन में जब भी आप कोई इन्वेस्टिगेशन करते हो ना, एक भी केस ऐसा नहीं आया जहाँ पे आपको हिकअप्स ना आए, जो बिल्कुल स्मूथली निकल जाता है ना, जैसे उसमें निकल जाता है मूवीज में। वो एक जासूस की, मैं सीरियल देखता था, जहाँ पे करता था उसको वहीं पे क्लू मिल जाता था। ठीक है, ऐसा नहीं होता रियल वर्ल्ड में। हर केस में बॉटलनेक्स आते हैं, उन बॉटलनेक्स को आपको कैसे ओवरकम करना है, वो ही प्रोफेशनलिज्म है। फंसते आप बहुत जगहों पे होते हो, हर जगह पे कोई ना कोई इशू चलते ही है ना, हर केस में कहीं ना कोई प्रॉब्लम आएगी ना। ठीक है, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तो क्लाइंट ने आपको हायर किया है। तो सर जैसे आप टीम रखते हो अपने अंडर, आपकी एक पूरी कंपनी है, यू नो हैव दिस सेट ऑफ पीपल विद यू। अब ना इससे मेरे को एक बहुत अच्छी चीज रिमाइंड हो रही है, एक लाइक मूवी फ्रेंचाइज है मिशन इम्पॉसिबल करके। सो मिशन इम्पॉसिबल के अंदर जो लाइक वो वैसे दिखाया गया है कि एक गवर्नमेंट की बॉडी ही है और उनकी स्पेशल एजेंसी है। तो जब भी वो किसी मिशन पे जाते हैं ना, तो गवर्नमेंट उनको एक क्लियर कट मैसेज देकर भेजती है कि इस मिशन के ड्यूरिंग अगर आपकी किसी भी एजेंट की जान चली जाती है या वो इसके अंदर उनका कवर ब्लो हो जाता है, तो हम आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगे, आपकी डेथ की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर नहीं होगी। अब मान लो आपके कुछ अंडर कवर एजेंट्स हैं, वो किसी बहुत ही इंटेंस केस के अंदर है और वहां पे उनकी लाइफ भी एट रिस्क आ जाती है, तो क्या ऐसे रियल लाइफ में भी आपको इस चीज को कुछ मॉनिटर करना पड़ता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो क्या है कि एक तो हम नेशनल थ्रेट के केसेस नहीं लेते हैं जिसमें नेशनल थ्रेट इन्वॉल्व हो। ठीक है, इंटरनेशनल केसेस भी हम कोई रॉ तो है नहीं कि जो वहां पे जाके टेररिस्ट के ऊपर, उनकी गवर्नमेंट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जी। हमारी होती है डोमेस्टिक कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन, सुसाइड मर्डर की इन्वेस्टिगेशन, ब्लैकमेलिंग की इन्वेस्टिगेशन, जो नेशनली होती है। हर अपने एम्प्लॉय के लिए वी आर 100% रिस्पॉन्सिबल। ओके, ठीक है, हम वेल थॉट डिसीजंस लेते हैं, पूरी टीम के साथ मिलकर उनको प्लान किया जाता है। ठीक है, एक एक केस को ऊपर जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है, तो एक स्ट्रैटेजी के अंदर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। और कभी ऐसा हुआ नहीं है आज तक, लेकिन गॉड फॉरबिड अगर ऐसा हुआ कि हमारा कोई भी एजेंट, ठीक है, उसने जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जो हमारी कंपनी के लिए काम कर रहा है, वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हिम टू, राइट। ये हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी ड्यूटी है, एथिकल ड्यूटी है कि हमने एजेंट की हर तरीके से हेल्प करें और हम उसको डिसओन ना करें जी। एंड दैट्स अ ग्रेट थिंग आई वुड से। यस। अब सर जब बात आती है ना प्रिवेसी की, अब ये तो एक डिटेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हुआ कि किस किस तरीके से आप अपनी सर्वेलेंस कंडक्ट करते हो, बट अगर मैं एक कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से या इन पर्सन की बात करूं, जितने लोग आजकल देख रहे हैं, तो आजकल ना सबको प्रिवेसी का बहुत डर रहने लगा है। हर कोई डरता है कि यार मेरी प्रिवेसी कहीं लीक ना हो जाए या मैं मेरी प्रिवेसी ब्रीच ना हो जाए। और आजकल जब बात आती है प्रिवेसी की, तो अगेन सबसे पहली चीज आती है इज योर फोन। फोन के अंदर एक इंसान जितना एक्टिव है उतना कहीं पे भी नहीं है। जितनी डिटेल्स एक इंसान की उसके फोन में होती है वो कहीं नहीं है। उसके मैसेजेस से लेके, व्हाट्सएप से लेके, उसकी बैंक स्टेटमेंट्स, उसके पासवर्ड्स, उसकी हर पर्सनल डिटेल, उसकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड वाइफ अफेयर, सब उसके फोन में है। क्या आज के वक्त में अपना फोन किसी के हाथ में देना है सेफ? देखो, ये डिपेंडेंट है कि किसके हाथ में आप दे रहे हो। ओके, ठीक है, हस्बैंड अपनी वाइफ के हाथ में दे रहा है। पहली बात तो प्रिवेसी से उन लोगों को डर लगना चाहिए, ठीक है, जो लोग कुछ गलत काम कर रहे हैं। Okay. जो लोग, आम आदमी गलत काम कहाँ करता है, उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, माई वाइफ यूजेस माई फोन, आई यूज माई वाइफ फोन, डजंट मैटर बिकॉज वी नो दैट वी आर ऑनेस्ट, एवरीथिंग इज डिस्क्लोज्ड बिटवीन अस, राइट। सो आपको प्रिवेसी को प्रोटेक्ट करने की तब जरूरत पड़ती है जब आपको ये होता है कि भाई मेरी इंफॉर्मेशन किसी और के पास ना जाए। चलो, ये तो अब मैंने जैसे बताया कि आपको किसके ऊपर ट्रस्ट है, आप किसके हाथ में दे सकते हो। मुझे अपनी डॉटर के हाथ में देना, मैं दे देता हूँ। डॉटर मेरे हाथ में नहीं देती। ठीक है, तो जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट है आप दो,
ठीक है, हर किसी को सस्पिशन की निगाह से भी नहीं देखना चाहिए। दूसरी चीज़ कि किसी भी ऐसे पर्सन को डेफिनेटली अपना फ़ोन नहीं देना चाहिए जिसके ऊपर आपको ट्रस्ट नहीं है, किसी भी रीज़न से नहीं देना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे कोई बोले कि मुझे आपके नंबर से एक कॉल करनी है, हाँ ये बहुत आते हैं, रोड पे लोग आते हैं जी एक फोन कर लूँ मैं। हाँ, तो देखो अपने सामने खड़े होकर कॉल कराओ जी, मैं नंबर मिला रहा हूँ, कोई अर्जेंट है पहले तो रीज़न पूछो उससे कि अर्जेंसी भी हो सकती है लोगों की, क्या रीज़न है बताओ मुझे, मेरे सामने खड़े हो गए, यहाँ पे खड़े होकर बात करो, मैं फ़ोन मिलाऊंगा, ठीक है, आप मेरे सामने बात करो, मैं स्पीकर फ़ोन पे लेके आपकी बात कराऊंगा, ठीक है, जिसको करना होगा, इसकी अर्जेंसी होगी वैसे भी करेगा, ठीक है, डोंट हैंड ओवर योर फोन टू दैट पर्सन। ठीक है, अब क्या है कि फ़ोन में बग डालना बड़ा ईजी है। कितनी देर लगती है एक फोन में बग डालने के लिए? अगर मैं अपना फोन आपके हाथ में दूं 10 से 15 मिनट मेरा फोन बग हो जाएगा। बग हो जाएगा। और बग होने के बाद क्या होता है कि अगर आपके फोन में एक बार बग चला गया तो इतने स्ट्रांग बग्स हैं कि आपकी सारी जो कॉल्स हैं तो जिसने बग डाला है वो उसके पास चली जाएंगी एज एन ऑडियो फाइल बन के, तो वो दोनों साइड की कन्वर्सेशन सारी सुन सकता है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट नॉर्मल कॉल्स, आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट्सएप कॉल्स ऑल्सो। ठीक है, जितने भी आपके व्हाट्सएप मैसेजेस हैं वो भी सारे उसके पास चले जाएंगे, जितने भी आपके इंस्टाग्राम के मैसेज हैं वो भी सारे उसके पास चले जाएंगे। ठीक है, आप, और सबसे इंपॉर्टेंट बात बताऊं, फोन कहीं पे भी रखा हुआ है, उस फोन के चारों ओर क्या बात चल रही है, जैसे यहाँ पे फोन रखा ना, इस फोन के चारों ओर क्या बात चल रही है, ठीक है, वो भी कोई भी सुन सकता है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, और जितनी भी अपने फोन से फोटोग्राफ्स खींच रहे हो वो सारी उसके पास चली जाएंगी। आपकी जीपीएस की लोकेशन आप कहाँ पर हो किस पर्टिकुलर टाइम पे, वो उसके पास चला जाएगा। ठीक है, सिर्फ एक बग इतना कुछ कर सकता है। राइट, सो दो चीज़ों का ध्यान रखना है, एक अपना फ़ोन किसी को देना नहीं है, ठीक है, दूसरा किसी से फ़ोन गिफ्ट में लेना नहीं है। ओ, सो वो फोन भी बग्ड हो सकता है ऑलरेडी। डेफिनेटली, दिस इज समथिंग जो नहीं सोचा था अब तक। ये बिल्कुल ही आउट ऑफ द टेरिटरी चीज है कि हाँ, मतलब एग्जिस्टिंग फोन को बग किया जा सकता है, पर कोई नया फोन भी आपको बग करके दे सकता है जो हमें लगेगा कि ये नया है और सील्ड कंडीशन में मिलेगा, एकदम पैक्ड। अच्छा, पैक्ड फोन मिलेगा, खुला हुआ भी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा फोन में, आप खोलोगे नया ही खोलोगे, और आप बता नहीं सकते कि उससे आपकी सारी डिटेल्स किसी और तक पहुंच रही हैं। दिस इज सो रिस्की एक्चुअली। और आई गेस सर ये तो फिर और भी गिफ्ट्स के साथ हो सकता है। मान लो आपको कोई डेकोरेटिव पीस गिफ्ट करे अपने घर में रखने के लिए और उसके अंदर कोई कैमरा इंस्टॉल हो। हर डिवाइस जो होती है ना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छी बात है, लोगों को नॉलेज मिलनी चाहिए इस चीज की। ठीक है, स्पाई डिवाइस जो होती है, हाँ जी, स्पाई डिवाइस को दो चीजों की जरूरत होती है। एक होती है मेमोरी बैकअप की, एक होती है पावर बैकअप की। ठीक है, इंटरनेट की जरूरत होती है रिले करने के लिए। ठीक है, ठीक है, मोबाइल में आपको तीनों चीजें मिलती हैं। ठीक है, अगर कोई आपने किसी ने पेंटिंग दी, ठीक है, तो वो पेंटिंग आपने घर में लगा ली, तो स्पाई डिवाइस तब काम करेगी जब उसका मेमोरी बैकअप और पावर बैकअप उसको कितनी देर तक अलाउ करता है। ऐसा नहीं जैसे दिखाते ना मूवीज में, हाँ, चिप लगा के आ गए और बैठ के सुने ही जा रहे। अरे भाई, उस चिप का कोई बैटरी बैकअप तो होगा, उसको पावर कहाँ से मिल रही है उस चिप को। ठीक है, प्रैक्टिकल जो बग्स होते हैं दे आर क्वाइट डिफरेंट देन व्हाट दे आर शोन इन द मूवीज। राइट, हर बग को, हर कैमरा हर तरीके के आते हैं। मेरे पास ऐसे ऐसे कैमराज हैं जो मैं कहीं पे भी इंटरैक्ट कर सकता हूँ, किसी भी चीज में इंटरैक्ट कर सकता हूँ, आपके टीवी में, आपके कैमरे में, आपके डोरबेल में, आपके एसी में, आपकी फॉल्स सीलिंग में, और कभी आप एस्टैब्लिश भी नहीं कर सकते, आपके स्विच बोर्ड में आप एस्टैब्लिश भी नहीं कर सकते वहां पे कैमरा है। इतना पिन होल होता है, इतना छोटा डॉट होता है कि नेकेड आई से भी ना दिखे। इतना आपकी कार में कर सकता हूँ, डैशबोर्ड में कर सकता हूँ। जैसे ही कार का इग्निशन ऑन होगा, कैमरा ऑन हो जाएगा और पर्सन विल बी एबल टू सी कि व्हाट यू आर टॉकिंग इन योर कार एंड व्हाट यू आर डूइंग इन योर कार। ठीक है, सो लेकिन हर चीज के लिए आपको फिजिकल एक्सेस ऑफ दैट प्लेस इज रिक्वायर्ड, कि आप जाके प्लांट करोगे, जाके प्लांट करना पड़ता है, उसको पावर बैकअप देना पड़ता है, उसकी मेमोरी का अरेंजमेंट करना पड़ता है, उसको इंटरनेट से कनेक्ट करना पड़ता है ताकि आप उसको लाइव देख पाओ। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि हर चीज के ऊपर शक करना इज नॉट राइट। फोन इज डेफिनेटली, और लैपटॉप, ये दो चीजें आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, बाकी सारी चीजों में ऐसे कोई नहीं दे सकते, आप गिफ्ट कर दे और आप उसको लगाओगे और आप जानी चीज हो जाएगी। और सर जिससे अब क्या कहते हैं, होटल रूम्स का आजकल बहुत आता है कि होटल रूम में ऑलरेडी कहीं कैमरा बग था या कुछ प्लांटेड था एंड उसके बाद वो वीडियोस रिकॉर्ड हो गई एंड चली गई। कोई पॉसिबिलिटी है कि एक इंसान, अगर एक कपल आजकल एक होटल रूम में जा रहा है, तो पता लगा सके कि वहां पे कुछ है या नहीं है?
देखो कैमराज इतने सारे हमारे पास ना डीबगिंग के इक्विपमेंट्स होते हैं, पता है कितनी इन्वेस्टमेंट होती है? 5 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है उसमें, डीबगिंग के इक्विपमेंट्स खरीदने में। उसमें वर्ल्ड के सबसे सोफिस्टिकेटेड इक्विपमेंट जो है जिससे हम डीबगिंग करते हैं, एनएलजीडीज हो गए, थर्मोग्राफिक इमेजर्स हो गए, ठीक है, आपके सॉफ्टवेयर्स हो गए, जैसे कैस्टल सॉफ्टवेयर है, उसका ग्रीन सॉफ्टवेयर है, ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर्स हो गए। हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स का फुल यूज होता है कहीं पे भी ये डिटेक्ट करने के लिए कि कोई कैमरा या कोई बग तो प्लांटेड नहीं है। नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता वो ये ना लोगों ने ना एक मिथ बना रखा है, आपने मोबाइल फोन से चेक कर लो, टीवी चेक कर लो, फॉल सीलिंग चेक कर लो, इधर उधर चेक कर लो कि कैमरा तो नहीं है, ठीक है। छोटी छोटी डिवाइसेस आनी शुरू हो गई जो इंफ्रारेड की लाइट मारती हैं देखने के लिए कि भाई पालिका बाजार में मिल जाती हैं 1,500 रुपये में कि भाई अगर कैमरा होगा तो आपको लेंस दिखाई दे जाएगा कहीं पे भी, ठीक है। अगर इन सब चीज़ों में पता चल जाता है ना तो ये 5 करोड़ के डिवाइसेस लेके और पॉलिटिशियंस और ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स अपनी मीटिंग से पहले अपनी डीबगिंग्स ना कराते, ठीक है। इट इज़ अगर कैमरा आपको डिटेक्ट करना है, किसी ने प्रोफेशनली इंटरेक्ट किया, हमारे पास कई सारी अनएथिकल रिक्वेस्ट आती है। एक बार एक आदमी की रिक्वेस्ट आ गई कि मैं अपना स्पा सेंटर खोल रहा हूँ, मुझे उसमें अंदर कैमरा लगाना है, ठीक है। हमने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया उसको, ठीक है। उसका मोटिव क्या हो सकता था? अल्टीमेटली एक ही मोटिव था ना, हाँ जी, ठीक है। तो हमने आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। आम आदमी स्पा सेंटर में कैसे कैमरा ढूंढ लेगा? ठीक है। सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। और फिर आप किसी के स्पा सेंटर में आ रहे हो, आप पहले उसको डिवाइस लेके आप उसका स्पा सेंटर थोड़ी वो करोगे कि कहाँ कहाँ पे कैमराज हैं, ठीक है। और स्पा सेंटर सबसे ज़्यादा ब्लैकमेल हो रहे हैं। अभी हमने बेंगलोर का केस किया, 1 करोड़ रुपए दे चुका है वो स्पा सेंटर में लड़की के साथ, ही गॉट इंटीमेट। और अब वो और उसका हस्बैंड मिलकर दोनों ब्लैकमेल कर रहे हैं उसको पिछले 6 महीने से। स्पा ओनर एंड द गर्ल जो वहां पे स्पा लड़की और उसका हस्बैंड। अच्छा, आई गेस फिर एज अ प्राइवेट डिटेक्टिव अगर आप सारे लोगों से कहो तो अपने एथिकल रिलेशनशिप्स के बाहर तो कोई इंटीमेट हो ही मत, आपको नहीं पता आप कहाँ फंस जाओगे। देखो मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं लोगों के लिए ना कोई जजमेंट नहीं देना चाहता अपनी, जिसका जो मन करे वो करे। एवरीवन इज अ फ्री बर्ड, ठीक है। मैं क्यों किसी को रेस्ट्रिक्ट करूँ किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है। मैं लेकिन सिर्फ एक बात बोलता हूँ कि गलत करोगे तो पकड़े जरूर जाओगे, अगर पकड़ने वाला सही मिल गया तो। नमन जैन पीछे लग गए तो पक्का ही पकड़े जाओगे किसी ने पीछे लगा दिया अगर। तो सर अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया के अंदर नाउ यू आर इनटू दिस बिजनेस, वन ऑफ द लीडिंग प्लेयर्स इन द कंट्री। एक इंसान को अगर ऐसा कुछ स्पाइंग वगैरह किसी पे करानी है, प्राइवेट डिटेक्टिव हायर करना है, क्या प्राइसिंग जाती है इस चीज़ की? देखो किसी भी इसमें ना, क्योंकि हम एक सर्विस इंडस्ट्री में है जी, और हमारी प्राइसिंग जो डिपेंडेंट होती है ना वो इस चीज़ के ऊपर डिपेंड होती है केस कितना कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, और कितना रिस्क उसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। और इट मे इवन रन टू करोर्स ऑफ रुपीज़। हम जो कॉर्पोरेट्स के लिए केसेस करते हैं या बहुत बड़े HNIs के लिए केसेस करते हैं, करोर्स ऑफ रुपीज़ में बिलिंग्स जाती हैं उनकी, ओके, ठीक है। लेकिन एक नॉर्मल केस, जैसे एक नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल केस है, हाँ, कि फैमिली की इंक्वायरी निकलवानी है, ठीक है। अब ये जो है नॉर्मल प्री मैट, लेकिन उसमें बड़े सारे पैरामीटर्स होते हैं कि लड़का किस सिटी में रहता है, सबको लड़के की करनी है, तो लड़का किस सिटी में रहता है, उसकी फैमिली किस सिटी में रहती है, क्या वो पहले किसी और सिटीज़ में रहे हैं, नहीं तो कितनी सिटीज़ इन्वॉल्व है इन्वेस्टिगेशन की, इस बात के ऊपर डिपेंडेंट होती है, ठीक है। और कितनी इन्फॉर्मेशन आदमी निकलवाना चाहता है, क्या एक बेसिक बैकग्राउंड चेक कराना चाहता है, क्या उसके एसेट्स का भी चेक कराना चाहता है, क्या उसको फॉलो करा के उसकी एक्टिविटीज़ भी वीकेंड चेक भी कराना चाहता है, तो कितनी इन्वेस्टिगेशन को वो इलैबोरेट करना चाहता है। जैसे बिजनेस हाउसेज होते हैं, बिजनेस हाउस एक बिजनेस हाउस दूसरे बिजनेस हाउस के साथ रिलेशनशिप बनाने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ मैट्रिमोनियल रिलेशनशिप, तो वो क्या करते हैं, पूरा चेक करते हैं उनका, इनकी क्या मॉर्गेजेस हैं, क्या लियंस हैं, क्या इनकी पास प्रॉपर्टीज़ हैं, इसकी फैमिली, इनकी एनुअल टर्नओवर कितनी है, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव है, ठीक है। तो उस चीज़ की उसमें कॉस्ट ऑब्वियसली आपकी ज़्यादा होएगी, आपको फॉलो भी करना है, आपकी इंक्वायरीज भी करना है, सब कुछ करना है, ठीक है। और कुछ होते हैं कि भाई हमारे को तो बस ये बता दो भाई फैमिली का नेचर कैसा है, कंडक्ट कैसा है, बिहेवियर कैसा है, लड़के की इनकम कितनी है, वो ज़्यादा ड्रिंक स्मोक तो नहीं करता है, किसी लड़के का अफेयर तो नहीं है, कोई पहले शादी हो गया, एंगेजमेंट होकर टूटी तो नहीं है, ठीक है, उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड कैसा है, ठीक है। ये जो नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन होती है इससे कम चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो एक नॉर्मल प्री मैट्रिमोनियल केस जो कि एक लड़का एक ही सिटी में रहता है, उसकी फैमिली भी उसके साथ उसी सिटी में रहती है, ठीक है, तो उसका चार्ज 80,000 रुपीज़ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एंड इट मे गो टू एनी एक्सटेंट, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द पैरामीटर्स टू बी कवर्ड। तो इस हिसाब से होता है। अच्छा, लोग ना पर्सपेक्टिव भी अलग अलग होते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता रहा हूँ। लोगों के पर्सपेक्टिव क्या होते हैं कि एक फैमिली के लिए हमने काम किया, उनकी बेटी एक लव अफेयर में थी किसी लड़के के साथ, बहुत हाई प्रोफाइल फैमिली थी, बहुत हाई प्रोफाइल, वेल नोन फैमिली, हर कोई जानता है इंडिया में उनको, ठीक है। तो उनकी डॉटर एक लड़के का अफेयर में थी। तो सर आपने क्यूरियोसिटी डाल दी तो दिमाग में ऐसी कोई बात करें। अब उनकी लड़की जो है, वो जो लड़का था
वो रहता था एक स्टेट में, उसका नाम नहीं रहता, चलो उसको चेंज करके बता देता हूँ कि कोलकाता में रहता है मान लो सपोज। हाँ, कोलकाता में रहता है सपोज, ठीक है। अब हमने उस लड़के के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करी, ठीक है। तो हमने देखा लड़का बड़ा अच्छा है, फैमिली बड़ी अच्छी है, और हमने उनकी सारी प्रॉपर्टीज पता करी, सब कुछ पता किया। हमने कहा कि देखा 250 करोड़ के एसेट्स हैं उनके पास, तो हमने बता दिया भाई इतनी, हमने रिपोर्ट दे दिया कि दे आर वेल टू डू फैमिली, ठीक है। और वो जो है बड़े अच्छे, लड़का भी बड़ा अच्छा है, फैमिली बड़ी अच्छी है, फादर चाहते नहीं डॉटर की शादी हो उस फैमिली में, वो बहुत हाई प्रोफाइल है। तो हमें अब 250 करोड़ रुपए में ना हमने रिपोर्ट में लिख दिया वेल टू डू फैमिली, सिर्फ वेल टू डू लिख दिया लड़के की। हाँ, लड़के का सिर्फ एक वर्ड ऐड कर दिया उसमें, वेल टू डू फैमिली। कहता है आप 250 करोड़ के आदमी वेल टू डू फैमिली कह रहे हो, हाउ कम ही इज वेल टू डू, क्या करेगा वो, मेरी बेटी को क्या जिंदगी देगा वो 250 करोड़ का आदमी, ठीक है। वेल टू डू वर्ड हटाओ, मैं अपनी बेटी को कैसे रिपोर्ट दिखाऊंगा ये वाली, ठीक है। वो हमारे को उन्होंने रिपोर्ट में से वेल टू डू वर्ड हटवा के माने वो, ठीक है। हमने हटा दिया, हमने कहा भाई क्या है हमारे को क्या वेल टू डू हटा देते हैं, उनको नहीं लगता वेल टू डू, ठीक है, हमारे तो वेल टू डू है। अब एक और पर्सपेक्टिव बताता हूँ, एक आदमी के साथ में बैठा, उनकी डॉटर भी सेम तरीके से उनका बिजनेस हैंडल करती है पूरा, और एक लड़के तो अफेयर में थी, ठीक है। उन्होंने उस लड़के की इन्वेस्टिगेशन कराई, ठीक है। तो वो लड़का भी ना अप्रॉक्सीमेटली इसी वर्थ का था, 300-350 करोड़ का, और वो खुद जो थे वो 10,000 करोड़ से ऊपर की पार्टी थे, ठीक है। तो वो निकला 300-350 करोड़ का। मैंने कहा कि सर उनके साथ में बैठा था, उनको वर्बली इन्फॉर्मेशन दे रहा था, बल्कि ललित होटल में बैठा था यहाँ पे दिल्ली में। मैंने कहा सर इतना वेल टू डू नहीं है आपकी डॉटर के हिसाब से, तो सिर्फ उसने 350 करोड़ की वर्थ निकली है उसकी। कहता है नमन, मनी इज जस्ट अ नंबर। कहता है कि एक बात बताओ कि जिस रेस्टोरेंट में जाके मैं खाना खाता हूँ उसमें वो खा सकता है, मैं मर्सिडीज चलाता हूँ या कोई भी कार चलाता हूँ वो भी परचेज कर सकता है, मैं जिन जगहों पर जाके वेकेशंस करता हूँ, ठीक है, वो वहाँ पे जाके वेकेशंस कर सकता है, ठीक है। वो मेरी बेटी को जहाँ पे वो खरीदना है, कोई ज्वेलरी खरीदना है तो उसको वो ज्वेलरी दिला सकता है, ठीक है। मुझे इससे ज़्यादा और क्या चाहिए। कहते बाकी तो जो पैसा है वो एक नंबर ही तो है अकाउंट के अंदर, और है क्या पैसा, जब आप लाइफ ही वही जी रहे हो, जब मैं जी रहा हूँ वो वही लाइफ जी रहा है, तो व्हाट इज मनी देन। पर्सपेक्टिव का डिफरेंस देखो कितना दोनों में, ठीक है। तो ऐसी चीजें हमारे को सीखने को भी बड़ा मिलता है अपने प्रोफेशन में, हर आदमी अलग है। वेरी इंटरेस्टिंग। तो सर अभी ना डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में आपसे बात करना चाहता हूँ, लेकिन आई फील कि हर पॉडकास्ट की एक टाइम ड्यूरेशन होती है, एंड एक और इस पे डेडिकेटेड एपिसोड जरूर बनाएंगे गाइस। आपको किन केसेस के बारे में जानना है वो मुझे नीचे कमेंट्स में बता देना, ताकि मैं नेक्स्ट एपिसोड में सर के साथ कवर कर सकूं। बट सर बिफोर वी वाइंड, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है अभी की, अगर हम डेट की बात करें ना, किसी से पूछे यार आपको क्या बनना है, आपको जिंदगी में क्या करना है, आई विल से मे बी अ क्रिकेटर, अ डॉक्टर, एन इंजीनियर, कुछ भी। I guess 1% of people might even think कि यार मेरे को एक प्राइवेट डिटेक्टिव बनना है। You started this work back in 1998, you are telling me. Correct, yes. तब उस टाइम पे ये थॉट कैसे आया कि प्राइवेट डिटेक्टिव बनना है, और उस टाइम कितने प्लेयर्स थे कंट्री के अंदर ऐसे? बहुत कम थे। I did my private investigators course from UK, और अब तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी खुल गए इंडिया में, जो आपको ट्रेनिंग जैसे NFSU खुल गया, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी गुजरात में है, ठीक है। MIT यूनिवर्सिटी भी फॉरेंसिक कोर्सेज कराती है, आपको राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है एक, वो भी कराती है। बैंगलोर में भी यूनिवर्सिटी है जो फॉरेंसिक कोर्सेज कराते हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज खुल गई। उस टाइम पे नहीं हुआ करती, उस टाइम पे सिर्फ ऐसे कोर्स अब्रॉड में अवेलेबल थे। तो आई डिड माई कोर्स फ्रॉम UK। बट देन येस, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्यों एक ऐसी फील्ड मैंने चूज करी विच इज abnormal, ये काम करते हैं। सी आई टेल यू समथिंग कि मैं जो ना एक मेरे अंदर ना शुरू से एक जील थी बहुत ज़्यादा। वो जील ये थी कि मुझे ना कुछ दुनिया से हट के अलग करना है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता था कि मैं ना ट्रबल शूटर था शुरू से। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, फैमिली मेम्बर्स थे, अगर कोई भी चीज़ घर में खो जाती थी, कोई प्रॉब्लम हो जाती, कोई चीज़ चोरी हो जाती थी, ठीक है, तो मेरे पास ही आते थे कि भाई तू कर सकता है, तू कर दे इस काम को प्लीज़, ठीक है। और मैं जो ना हर केस को सॉल्व कर लेता। तो मेरे अंदर ना कई लोगों के अंदर नेचुरल इंस्टिंक्ट होता है, जो अच्छा डांस कर सकता है, हर कोई डांस नहीं कर सकता, वो अच्छा डांस कर सकता है, राइट। उसको नेचुरल इंस्टिंक्ट है डांस करने की। कोई अच्छा सिंग कर सकता है तो अच्छा सिंग कर सकता है, हर कोई गाना नहीं गा सकता। सिमिलरली मेरे अंदर इंस्टिंक्ट थी कि मैं हर चीज़ की तह तक पहुंच के लॉजिकली उसके ना सीक्रेट्स को बाहर निकाल सकता था। तो मुझे लगा कि जब मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, ठीक है, तो वाई नॉट टेक इट एज अ करियर, ठीक है। सो आई वॉज ऑल्सो BCom ऑनर्स ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। आई ऑल्सो कुड डू अ वेरी गुड जॉब, राइट। सो बट देन मुझे ये था कि आई शुड यूज माई टैलेंट फॉर माई सेल्फ, एंड दिस इज अ रोड दैट इज लेस ट्रेवल्ड, ठीक है। अगर आप खाली रास्ते से अपनी मंजिल पे पहुंचोगे तो ज़्यादा जल्दी पहुंचोगे ना, और आप भरे हुए रास्ते से पहुंचोगे तो लेट पहुंचोगे अपनी मंजिल तक। तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं खाली रास्ते पे चल के जाऊंगा तो मैं अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाऊंगा, ठीक है। तो आई चोज अ रोड दैट वाज लेस ट्रेवल्ड। Very true. And that worked out great for you. And that worked out great for me. Amazing.
सो थैंक यू नमन सर, इतनी अमेजिंग बातें आज लोगों को बताने के लिए जो शायद उन्हें पहली बार पता चली होंगी। मुझे कितनी चीज़ें आज पहली बार पता चली हैं कि एग्जिस्ट भी करती हैं, चीज़ें हो भी रही हैं। एंड डेफिनेटली देयर आर सो मेनी मोर स्टोरीज आई वुड लाइक टू कवर विद यू, जहाँ पे हम बात करें कुछ और ही ऐसे प्राइवेट इन्वेस्टिगेटिव केसेस की। आज एटलीस्ट इस एपिसोड में हमने लोगों को समझाया दैट हाउ डज द लाइफ ऑफ अ प्राइवेट डिटेक्टिव लुक्स लाइक, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं इस जिंदगी के बारे में। तो थैंक यू सो मच फॉर द नॉलेज यू गेव टुडे एंड इट वाज डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट। आई एम कीनली वेटिंग फॉर अनदर पॉडकास्ट जिसमें हम कुछ अच्छी स्टोरीज और कुछ केसेस को डिस्कस करें। गाइज, आई होप यू रियली लाइक टुडेज पॉडकास्ट। आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताना, किन टॉपिक्स को आप कवर चाहते हो वो भी ज़रूर बता दो। इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू नमन सर, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनकी डिटेल्स मेंशन कर रहा हूँ, यू कैन डेफिनेटली रीच आउट टू हिम एज वेल फॉर एथिकल केसेस फॉर श्योर, क्योंकि अनएथिकल को वो नहीं लेंगे। एंड तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज टॉक्स विद नामित को। अगर आपने अब तक यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लो, अभी हम बहुत सारे और ऐसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ आ रहे हैं। So thank you so much for watching. Stay tuned. Thank you so much, guys. Love you all.